लाइकोपेरॉन के म्यूटेंट्स के बारे में कल पढ़ा था और बताया गया था कि म्यूटेंट्स में क्या है। उसमें 2 क्वेश्चंस भी दिए गए थे म्यूटेंट्स के। अब क्वेश्चंस मैंने अलग से 2 क्वेश्चंस दिए थे, मुझे जरा आंसर बतलाओ उनका, कितने लोगों का वाला क्वेश्चन हो पाया था। क्लास के तुरंत बाद मैंने 2 रोज में क्वेश्चंस पूछे थे कि इसमें चारों यूनिट की वैल्यू बतलाओ। कितने लोगों का वो हुआ था, मैच हो गया था। बाद में मैंने नोट्स में पूरा करेक्ट लिख करके भेजा था। जल्दी बतलाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुष्का जी का सही आया था आंसर। ठीक है, वो जो टॉपिक था म्यूटेंट्स वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग म्यूटेंट्स जो है, ठीक है, कोई म्यूटेंट है कि नहीं है ये कैसे जानेंगे, इसको कैसे जाने, तो इसको जानने के लिए, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखते क्या है लिखा हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स यूजिंग एक्सगैल। तो ये लैब की बड़ी फेवरेट टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं कि कोई भी एक बैक्टीरिया है वो म्यूटेंट हुई भी है कि नहीं हुई है, कोई भी बैक्टीरिया म्यूटेंट हुई है कि नहीं हुई है, इस चीज को हम लोगों को पता करना है। तो पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक कंपाउंड, एक केमिकल जिसका नाम है एक्सगैल। एक्सगैल का लंबा चौड़ा सा नाम है 5-ब्रोमो-4-क्लोरो-3-आइडोलिल बीटा डी गैलेक्टोसाइड। याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, याद रखना है इट इज द टाइप ऑफ गैलेक्टोसाइड। ये एक तरह की गैलेक्टोसाइड है। इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हुई है, क्या खासियत है इसके अंदर वो चीज हमें देखनी है। इसकी खासियत ये बनी कि ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। क्रोमो का मतलब जीवन भर से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि कलर्ड शो करता है, इसलिए इसका नाम है, हम लोग क्या कह रहे हैं, एक कैसा है, क्रोमोजेनिक है ना। इसका एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, क्रोमोजेनिक हो रहा है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है ये, ठीक बात है। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है, नॉट एंड इंड्यूसर ऑफ लाइकोपेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ना बोल करके सबस्ट्रेट बोलेंगे, सबस्ट्रेट है ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक तरह से ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। दूसरी बात क्या बताई जा रही है, ठीक है, दूसरी बात क्या बताई जा रही है, ये लाइकोपेरॉन को इंड्यूस नहीं करता है, लाइकोपेरॉन को इंड्यूस नहीं करता है। और तीसरा क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में यूज करते हैं, इसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में यूज करते हो। तो 3 काम यहाँ पर हम लोग, 3 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर वो देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर 3 हो गए। तो पहली बात तो ये पता चला कि ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, मतलब एक्स गैल जो है इज अ सबस्ट्रेट, है ना। एक बात तो यहाँ पे पता चली, एक्स गैल जो है वो एक सबस्ट्रेट है, काहे का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है। अगर हम लोग लाइकोपेरॉन की बात करें तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने का काम जो था वो लैक जेड जीन का काम था। वो क्या करता था, ठीक है, ये क्रोमोजेनिक है, मतलब ये क्रोमो मतलब कलर, जेनिक मतलब जनरेट करता होगा, ये क्रोमोजेनिक है मतलब ये कलर जनरेट करता है। मतलब अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज से ट्रीट किया जाए ये, तो उसके प्रेजेंस में ये कलर जनरेट करता है। तो यहाँ पे कलर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, कलर आ गया। तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, और काम कुछ इस तरह से करता है, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा
वो कलर्ड होगा। बात यही कहना चाह रहा है। अगर ये सबस्ट्रेट है बीटा गैलेक्टोसाइडिस के लिए और ये क्रोमोजेनिक है तो मतलब प्रोडक्ट क्रोमोजेनिक होगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नॉट एन इंड्यूसर ऑफ लैगोपेरॉन, ये लैगोपेरॉन का इंड्यूसर नहीं है। जस्ट लाइक इन केस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के केस में, या एक और इंड्यूसर हम लोगों ने पढ़ा था, आईपीटीजी पढ़ा था, है ना, आईपीटीजी भी पढ़ा था। बस आईपीटीजी और लैक्टोज में अंतर क्या था, अगर आपका आप लगातार क्लास कर रहे हो सप्तऋषि भाई, तो आप मन में ये सोचो कि आईपीटीजी और लैक्टोज के इंडक्शन में क्या अंतर है ना, और उसका जी लैक्टोज और आईपीटीजी के इंडक्शन करने के तरीके में क्या अंतर आता है, ये बात आपको सोचनी है ना। हर चीज बता देने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने खूब अच्छे से आईपीटीजी खूब अच्छे से पढ़ाया। तो देख लिया गया कि यहाँ पर कोई एक एक्स गैल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से रिएक्ट करा तो कुछ ऐसा एक कंपाउंड बना, इंडिगो मतलब ब्लू कलर का, कुछ ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनता है। मतलब अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा और अगर उस सिस्टम में हम लोग एक्स गैल डाल दें, मतलब उस मीडिया में एक्स गैल डाल दें, और वो बैक्टीरिया कोई मीडिया लिया, ऐसे समझो कोई पेट्री प्लेट ली और उसके अंदर मीडिया मैंने पोर किया है, जो मीडिया डाला, मान लिया न्यूट्रिएंट अगार ही डाल दिया हमने, तो न्यूट्रिएंट अगार डाल दिया, तो उसी मीडिया में हम लोगों ने एक चीज़ और डाला। क्या डाला भाई? एक्स गैल डाला, एक्स गैल मिला के डाल दिया। अब इसके ऊपर हमने कुछ बैक्टीरिया है ई कोलाई को स्ट्रिक किया। अब इसी के ऊपर ई कोलाई स्ट्रिक किया। मान लेते हैं कि जब ये मीडिया बढ़िया बन के तैयार हुआ तो प्लेट कुछ ऐसी सुंदर सी दिख रही थी। ठीक है, ये हो गई प्लेट, पेट्री प्लेट हो गई। ये हो गया आपका पेट्री प्लेट। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है, अगर एक्स गैल है, इसके अंदर एक्स गैल डाल दिया। ठीक है, अगर एक्स गैल डाल दिया तो ई कोलाई, ऐसी ई कोलाई जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही होंगी, वो इसे बहुत बड़ा ध्यान से जवाब देते रहना भैया, क्वेश्चन पूछेंगे जरूर बताइयो। अगर उस बैक्टीरिया के अंदर, बात समझो, अगर बैक्टीरिया के अंदर जो भी बैक्टीरिया लेके हम लोग चल रहे हैं, अगर उस बैक्टीरिया में या ई कोलाई में, यहाँ पे बैक्टीरिया का मतलब ई कोलाई से है, सीधा साधा जवाब है ई कोलाई में। ई कोलाई में, अगर ई कोलाई में क्या पाया जा रहा होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस पाया जा रहा होगा, तो ब्लू कलर दिखेगा क्या? हाँ सर, ब्लू होगा, है ना। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस एब्सेंट होगा तो कैसा दिखेगा? तब ये व्हाइट कलर दिखेगा। ठीक है, क्यों? अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये बनाएगा तो ये एक्स गैल को एक ब्लू कलर सबस्ट्रेट में चेंज कर देगा और ये ब्लू कलर की कॉलोनी दिखने लगेगी, मतलब बैक्टीरिया जो ग्रो करेगी उसकी कॉलोनी ब्लू हो जाएगी। लेकिन अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं पाया जा रहा होगा तो वो जैसी कॉलोनी दिखती है व्हाइट कलर की, वैसी दिखेगी। तो मान लिया गया कि अगर यहाँ पर कुछ कॉलोनी व्हाइट दिख रही है, मान लिया कुछ कॉलोनी व्हाइट दिख रही है ऐसे, तो व्हाइट कॉलोनीज डायरेक्टली इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस कॉलोनीज में, इन बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की क्षमता नहीं है, और जिनमें ब्लू दिख रही है इसका मतलब उनके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की क्षमता है। क्या आपको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये बन रहा है सर कि इसका यूज क्या है, हम लोग नीला हरा कलर क्यों कर रहे हैं, सॉरी ब्लू और व्हाइट, नीला और सफेद कलर कर क्यों रहे हैं? तो एक्स गैल इज यूज टू आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूटिव लैगोपेरॉन म्यूटेंट। हम लोग को जानना है कि वो म्यूटेंट जो कॉन्स्टिट्यूटिवली बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूटिवली बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाले म्यूटेंट्स का यूज क्या था, वो कल हम लोगों ने देखा था, वो कल देखा था हम लोगों ने। हम लोग चाह रहे थे
क्या चाह रहे थे भाई? हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए, है ना, कि जो प्रोमोटर है उसके डाउन स्ट्रीम, प्रोमोटर के डाउन स्ट्रीम हम लोग ऐड कर दे कोई एक डिजायर्ड जीन। जैसे कल हम लोगों ने इंसुलिन की बात करी थी, अब हमने बोला था कि ये उसमें ऐड करो जो कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में एक्सप्रेस होते हो। याद आ रहा कुछ कि नहीं? ये प्रोमोटर हो गया, है ना, ये आपका मान लिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया, या आपका लैक जेड जिसको बोल सकते हो ना, लैक जेड हो गया, ठीक, ये जेड हो गया, ये इंसुलिन हो गया। मैंने बोला था इसका यूज ये हुआ कि अगर कोई बैक्टीरिया कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में एक्सप्रेस हो रही हो और अगर उसी में हम लोग इंसुलिन ऐड कर दें तो हम लोगों को बाहर से कोई इंड्यूसर नहीं देना पड़ेगा, और विदाउट इंड्यूसर ही लगातार, हाँ ऐसा नहीं कि खाना नहीं देना पड़ेगा, ध्यान लगाइयो, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया को मीडिया नहीं देना पड़ेगा, मीडिया देना पड़ेगा, इंड्यूसर वाला काम खत्म। मीडिया तो देना ही पड़ेगा, बैक्टीरिया को ग्रो करना है, खाना चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो देना पड़ेगा, बट अलग से जो लैक्टोज की एक टेंशन बनी हुई थी वो खत्म हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना था कि ये बैक्टीरिया जो थी वो कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेंट हुई भी है कि नहीं है, वो कैसे जाने? तो उसको एक्स गैल पे ग्रो करा के देखते हैं। अगर उसके पास, देखो कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट कितने थे, दो तरह के थे मेरे भाई, ध्यान लगाइयो। एक था लैक आई माइनस, इंड्यूसर को, सॉरी रिप्रेसर को ही हमने म्यूटेट कर दिया था, तो रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बन रही थी, वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो रही थी, है ना, वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो रही थी, हमारा प्रमोटर फ्री था, जो बोल रहा हूँ सोचते रहो बातें, है ना, हम लोगों का प्रमोटर फ्री था जिससे लगातार ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसलेशन हो रहा था, प्रोटीन बन रही थी। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ओसी। ओसी के केस में हम लोगों ने क्या किया था, जो ऑपरेटर था उसी को म्यूटेट कर दिया था। तो ऑपरेटर म्यूटेट हो जाने के कारण क्या हो रहा था, वहां पर क्या नहीं बन रहा था, वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन तो बन रहा था लेकिन वो बाइंड नहीं हो पा रहा था, और वो बाइंड ना हो पाने के कारण कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में उसका एक्सप्रेशन चल रहा था। अगर रिप्रेसर वहां पे बाइंड नहीं करेगा तो प्रोमोटर कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में फ्री रहेगा, प्रोमोटर फ्री रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कराया जाएगा, उसके लिए जो भी एमआरएनए है वो बनेगा, बढ़िया प्रोटीन बनेगी। तो ये दो थे। अब आपका लगे हाथ एक बात और ये सोचो कि एक हमने सुपर म्यूटेंट भी पढ़ा था, वो क्या था? कितने लोगों को सुपर म्यूटेंट एग्जैक्टली याद आ रहा है? सुपर म्यूटेंट क्या था? सुपर म्यूटेंट क्या था भाई? सप्तऋषि सुपर म्यूटेंट याद आ रहा है कि नहीं? क्या था सुपर म्यूटेंट? जिनको नहीं याद आ रहा कॉपी उठा के पहले सुपर म्यूटेंट तुरंत देखें तब आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज सुपर म्यूटेंट? बहुत सारी चीजें थी। सुपर म्यूटेंट क्या है? ठीक है, सुपर म्यूटेंट क्या था? तो अभी लग करके तैयारी तो चल नहीं रही है लोगों की, क्या किया जाए? अनुष्का सुपर म्यूटेंट समझ में आया कल? अच्छा अनुष्का कल क्लास में ही नहीं थी, कल वाली क्लास इनकी कवर हुई भी नहीं अभी। चलिए कोई बात नहीं है। एक और देखो, तो एक तरीका हम लोगों ने ये पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट यूजिंग एक्स गैल। अब हम लोग को पता चला कि कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट, सुपर म्यूटेंट कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं था, वो अलग कहानी है कुछ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट है वो ये दो तरह के हैं। हम लोग को पता करना है, हम लोगों को क्या पता करना है कि जो म्यूटेंट है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है कि नहीं है। मान लिया कि अनइंड्यूस्ड म्यूटेंट हमने लिया,
और ये कॉन्स्टिट्यूटिव था नहीं, ये नॉर्मल था, ये वाइल्ड टाइप का था। इसको बस इंड्यूस नहीं किया गया है, इसको लैक्टोज नहीं दिया गया। तो अगर अनइंड्यूस्ड है, दिस म्यूटेंट कैन नॉट बाइंड। कुछ संध्या जी ने आंसर दिया है, इतना टाइप किया, जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो संध्या जी कह रही है कि दिस म्यूटेंट कैन नॉट बाइंड विद द इंड्यूसर। हाँ ठीक है, ये म्यूटेंट हम लोग पढ़ रहे थे कि ये म्यूटेंट जो था वो ऑपरेटर से तो बाइंड कर रहा था, सुपर म्यूटेंट ऑपरेटर से बाइंड करता है, लेकिन इसकी दूसरी आर्म में दिक्कत हो जाती है, तो इंड्यूसर से बाइंड करता ही नहीं है। तो ये एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, प्रोसेस आगे बढ़ने वाली नहीं है, ऐसा कुछ था, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि ये अगर वाइल्ड टाइप है, लैक आई प्लस, है ना, और अनइंड्यूस्ड है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं। मतलब ये मीडिया लिया था, ये मीडिया लिया हम लोगों ने, ये देखिए भैया मीडिया, इस मीडिया में, ये मीडिया है, इस मीडिया में हमने सिंपल मीडिया लिया, एक्स गैल डाल दिया और बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मान लिया कि स्ट्रिक कर दिया, ठीक है, या स्प्रेड कर दिया। बैक्टीरियल मिक्सचर था, बैक्टीरिया का मिक्सचर था हमारे पास, उसको स्प्रेड कर दिया। बैक्टीरिया कौन, ई कोलाई का मिक्सचर था। अब उसमें जो जिनके पास, ठीक है, अब बाहर से कोई इंड्यूसर हमने दिया भी नहीं है, लैक्टोज दिया भी नहीं, तो बाहर से इंड्यूसर भी नहीं दिया है, तो कोई और तरीका है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने का। बोला गया सर एक तरीका है, क्या कि अगर ये म्यूटेंट होंगे पहले से ही लैक आई और लैक ओसी के, तो ये बना देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, लैक आई और लैक ओसी के अगर म्यूटेंट होंगे, लैक ओ के म्यूटेंट होंगे तो बना देंगे, नॉर्मल होंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इन दोनों केस में ब्लू दिखेगा और इन दोनों, इस केस में व्हाइट ही दिखेगा। इस केस में कैसा दिखेगा, व्हाइट। क्या आप लोग को ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अनुष्का को आ गया समझ में, संध्या जी को आया। ठीक है, निशा को देखो ज्वाइन करिए कॉल करके। ठीक है, अगला क्या है, आइसोलेशन ऑफ लैक वाई म्यूटेंट। एक तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट आइसोलेट करने की हिम्मत करी। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, अलग से नोट्स में कैसे ऐड करोगे, है ना। अलग से शॉर्ट नोट्स, अगर मेरा शॉर्ट नोट होता तो क्या ऐड होता कि कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, एक्स गैल। एक्स गैल काय के लिए यूज किया, बस इतना, उसके आगे ये लिखना है, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट, इसके लिए था, है ना। और मेन टारगेट इसमें किसका है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे। बस इतना याद रहेगा, ठीक है, इतना याद रहेगा। देखो एक बात समझो कि हम नोट्स खूब ज्यादा लिख के देते हैं, है ना। जब पढ़ने बैठोगे कहोगे 30 पेज, जैसे कि अभी जो ये बन गया है नोट्स, लैकोपेरॉन या जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट का, तो वो 40-40 पेज के, 35 पेज के पास जा रहा है। अभी जब हमने फॉन्ट साइज जो 16 रखा, जो बुक में आता है वो 16 नहीं, वो 11 या 12 रहता है, तो 11 या 12 रखेंगे तो वो आ जाएगा 28 पेज के आसपास, ठीक है, 27-28 पेज के पास आसपास आ जाएगा। डायग्राम भी छोटे हो जाएंगे वो, ठीक है, जब फाइनल करके दूंगा आपको पूरा नोट्स, तो वो तो हो गया। लेकिन आप लोग को क्या करना है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हटाना है। जैसे अभी देखो, हम अब देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये देखो बना होगा डायग्राम, जैसे ये है डायग्राम। अब हम लोग को सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है, ऊपर लैंग्वेज भर भर के लिखी है इसके बारे में, खूब लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज थोड़ी नहीं याद रखना है, सिर्फ डायग्राम, है ना। सिर्फ डायग्राम पे ध्यान लगाना, जैसे ये डायग्राम बना, सिर्फ डायग्राम से आपको पूरा तैयार हो जाए। लैंग्वेज भर भर के नहीं याद रखनी, और लैक ओपरॉन इतना अच्छे से पढ़ लिया कि ये सब चीज़ें याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स पे दिक्कत आएगी, है ना, वो आपको याद रखना है।
तो अब इतने भर में केवल एक ही बात याद आ रही है कि एक्स गैल का यूज कर रहे हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव, है ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में चेक करने के लिए, ठीक है, एक्स गैल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या आ रही है, दूसरी बात आ रही है एक और लैक वाई का। लैक वाई जो है वो एक एंजाइम बनाती है, इसका नाम है परमिएज। परमिएज क्या करता है, परमिएज परमिट देता है, एंजाइम क्या बोल सकते हो, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनता है एक तरह का। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, आपको परमिट देता है कि आइए साहब जो भी लैक्टोज हो वो अंदर आ जाओ। ठीक है, आप ध्यान से जरा सोचना है आप लोगों को। यूजिंग टोन पीजी, है ना, या टॉन पीजी, टॉन पीजी एक केमिकल उसका यूज करके, उसका पूरा नाम ये दिया गया है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना वो गैलेक्टोसाइड है, ये थायोगैलेक्टोसाइड है। वो गैलेक्टोसाइड था, ये क्या है भाई, थायो। थायो का मतलब होता है सल्फर, थायो वर्ड यहाँ पर लगा होगा उसका मतलब होता है सल्फर। ऑक्सी वर्ड लगता है तो ऑक्सीजन, थायो वर्ड लगता है तो सल्फर, तो ये थायोगैलेक्टोसाइड है। ये क्या है भाई, थायोगैलेक्टोसाइड है, टोन पीजी। समझो भाई इसकी क्या खासियत है, ये टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड है, मतलब अगर ये सेल के अंदर पहुंच गए हो तो सेल मर जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ये टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड है। ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय द हेल्प ऑफ लैक वाई परमिएज, लैक वाई परमिएज की मदद से अंदर पहुंचता है। तो अब सीधी बात पता चल रही है कि अगर ये लैक वाई परमिएज की मदद से अंदर पहुंचता है, और अगर लैक वाई नॉर्मल वाला हुआ, अगर लैक वाई नॉर्मल हुआ, वाइल्ड टाइप हुआ, तो मतलब परमिएज बनेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है आज वाला। परमिएज बनेगा, परमिएज जो बनेगा, अगर परमिएज बन रहा है तो मतलब टॉन पीजी अंदर पहुंच जाएगा, टॉन पीजी अंदर पहुंचेगा, और टॉन पीजी अंदर पहुंच जाएगा, अंदर ही पहुंचेगा, और अंदर पहुंच जाएगा तो अपना टॉक्सिक नेचर शो करेगा, टॉक्सिक नेचर शो करेगा, टॉक्सिक नेचर से करेगा तो जो कॉलोनी बननी थी वो नहीं बनेगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने क्या बतला दिया यहाँ पे, बतलाइए मेरे भाई। अनुष्का जी को बात समझ में आ रही है, सप्तऋषि का क्या कहना है यहाँ पे, सप्तऋषि हैं कि गए, गायब हो गए सप्तऋषि, पानी, ठीक है, सप्तऋषि हो गए हैं गायब, सप्तऋषि हैं तो बतलाओ भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। थम्स अप करो या थम्स डाउन करो यार, लग करके काम करो तब मजा आएगी। बताइए भाई, टॉन पीजी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, दिव्यांशु को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि ये इंड्यूसर नहीं है लैगोपेरॉन का, ये लैगोपेरॉन का इंड्यूसर नहीं है, ये लैगोपेरॉन का इंड्यूसर नहीं है ना, ये लैगोपेरॉन का इंड्यूसर नहीं है, और ये भी लैगोपेरॉन का इंड्यूसर नहीं है, आप ध्यान लगाइए, ये भी लैगोपेरॉन का इंड्यूसर नहीं था, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एक्स गैल, वो भी लैगोपेरॉन का इंड्यूसर नहीं, ठीक है, वो लैगोपेरॉन को इंड्यूस नहीं करता है। इंड्यूस ना करने का फायदा ये हुआ कि नेचुरल मैनर में देख लेंगे, नेचुरल मैनर में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में वो ऑन है या ऑफ है। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में परमिएज बन रहा होगा तो टॉन पीजी अंदर जाएगा और सेल को मार देगा, और अगर परमिएज म्यूटेंट हो चुका है, परमिएज बन ही नहीं रहा है ना, परमिएज बन ही नहीं रहा है, और अगर परमिएज बन ही नहीं रहा है तो एक टॉन पीजी ना अंदर जाएगा, और ना अंदर जाएगा तो काम कर पाएगा। अब देखो अगर टॉन पीजी और वाई के साथ में मिल गया, मतलब वाई जो है वो आपका कैसा हो गया, वाइल्ड टाइप है, तो टॉन पीजी सेल के अंदर जाएगा, सेल की ग्रोथ को इनिबिट करेगा, सेल को मारेगा। लेकिन अगर ये वाई म्यूटेंट है तो टॉन पीजी जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा, कैन नॉट इंटर एफिशिएंटली एंड सेल सर्वाइव्स, और सेल सर्वाइव करती रहेगी, आपको प्लेट पे ग्रोथ मिलेगी कुछ, ठीक है।
यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है कि सेल्स आर फर्स्ट इंड्यूस्ड यूजिंग आईपीटीजी। अब यहाँ पर सेल्स को हम लोग आईपीटीजी से इंड्यूस कर देते हैं। तो आईपीटीजी क्या करेगा, आईपीटीजी से इंड्यूस कर दिया तो आईपीटीजी ने लैग ओपेरॉन को ऑन कर दिया, है ना, ऑन कर दिया। अब ऑन ये सोचो कहाँ पे होगा, ऑन अगर ऑन की बात करते हैं, ऑन कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाइल्ड टाइप होंगे जहाँ पे वाइल्ड टाइप होगा, मतलब मान लिया वाई प्लस होगा, मान लिया गया वाई प्लस होगा। और ऑन कहाँ पे नहीं हो पाएंगे, जहाँ पे वाई माइनस होगा। तो जहाँ पे वाई प्लस होगा वहाँ पे ऑन होगा, जहाँ पे वाई माइनस होगा वहाँ पे ऑन नहीं हो पाएगा, आईपीटीजी से ट्रीट करके। तो पहले आईपीटीजी दिया गया, फिर टॉन पीजी ऐड किया गया बाहर से। तो टॉन पीजी जैसे ही बाहर से ऐड किया गया, लैक वाई सेल क्या करेंगे, टॉन पीजी को लैक वाई प्लस सेल क्या करेंगे, टॉन पीजी को इंपोर्ट करेंगे और मर जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। जबकि वाई सेल जो होंगी अगर वो म्यूटेंट होंगी तो वो इंपोर्ट नहीं करेंगी, और इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी और क्या करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे। IPTG can induce the lag operon even in the lag y minus, है ना। IPTG क्या करता था, लैग ओपेरॉन को इंड्यूस करता है। मेरी बात को ध्यान लगाइयो, मान लिया गया आईपीटीजी क्या करता है, आईपीटीजी क्या करता है, परमिएज की, देखो बात समझो, अगर y माइनस है तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर कि अगर y माइनस है तो परमिएज तो बनेगा नहीं, परमिएज तो बन नहीं रहा होगा। तो परमिएज बन नहीं रहा होगा तो आईपीटीजी सेल के अंदर कैसे पहुंचता होगा, आईपीटीजी सेल के अंदर कैसे पहुंचता होगा। तो मेरे भाई आईपीटीजी जो होता है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में अंदर पहुंच जाता है। अगर हाई कंसंट्रेशन पे आईपीटीजी दे दिया तो उसको परमिएज की जरूरत है ही नहीं, वो डायरेक्टली अंदर पहुंच जाएगा। अगर हाई कंसंट्रेशन आईपीटीजी का दिया तो उसको परमिएज की जरूरत नहीं है ना, वो डायरेक्टली अंदर पहुंच जाएगा। तो परमिएज म्यूटेंट हो और चाहे वाइल्ड टाइप हो, आईपीटीजी तो अंदर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है, आईपीटीजी अंदर पहुंच जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये रही कि आईपीटीजी इंड्यूस द लैक ओपेरॉन, है ना। बोला कि सर अगर इंड्यूस करने के लिए हम लोग लैक्टोज ले ले, मेरे भाई अगर लैक्टोज ले लोगे और वाई म्यूटेंट है ना, वाई म्यूटेंट है, तो वाई म्यूटेंट और लैक्टोज आप लेकर के बैठे हो तो लैक्टोज अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि परमिएज नहीं है। जब परमिएज होगा ही नहीं तो लैक्टोज अंदर जाएगा नहीं। तो लैक्टोज को एज अ इंड्यूसर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, लैक्टोज को इंड्यूसर इस केस में यूज नहीं कर सकते हैं। इस केस में हम लोग ऐसा इंड्यूसर चाह रहे थे जो अंदर भी पहुंच जाए और उसको परमिएज की जरूरत ना लगे, उसको परमिएज की कोई भी जरूरत ना लगे, है ना, कोई भी जरूरत उसको महसूस ना हो कि मुझे परमिएज चाहिए, और डायरेक्ट अंदर पहुंचे। ऐसा प्यारा इंड्यूसर कौन बना, आईपीटीजी। ये इंड्यूस कर सकता है लैक ओपेरॉन इवन इन द एब्सेंस ऑफ, है ना, या वाई माइनस म्यूटेंट, बिकॉज आईपीटीजी कैन इंटर सेल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ लैक वाई स्पेशली एट हायर कंसंट्रेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई कि आईपीटीजी क्यों यूज किया गया। सप्तऋषि को समझ में आ गया है, अनुष्का जी को आया कि नहीं आया, रंगोली जी को बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि आईपीटीजी क्यों यूज किया गया, ठीक है। एक लास्ट एक और है, ओएनपीजी ऐसे यूज करते हैं हम लोग। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो होता क्या मेरे भाई समझो, हम लोगों ने खूब अच्छे से लैग ओपेरॉन पढ़ा, जो लोग पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, किनको अभी तक के लैग ओपेरॉन पूरा समझ में आया जरा बताएं। जितना शुरू से पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेस में कर रहा हमने, ठीक है, मतलब जीन रेगुलेशन अब तक जितना जिसने पढ़ा है, कितने लोगों को पूरा जीन रेगुलेशन आज कल और परसों वाली क्लास का आ गया है समझ में, कोई है। कल और परसों की 2 क्लासेस का कितने लोगों को समझ में आया बताओ भाई, सप्तऋषि।
अब देखो इतना भर भर के हम लोगों ने तैयार किया है, ठीक है। अनुष्का जी को आया है और सब, दिव्यांशु को नहीं हुआ क्या? दिव्यांशु का तैयार नहीं हो पाया क्या अभी तक? हाँ तो बताओ ना मेरे भाई साथ साथ, ठीक है। तो ओएनपीजी ऐसे है ना। अब हो क्या रहा है कि हमने इतना सारा पढ़ा, होता क्या है कभी कभी कि जो मेजर चंक है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो मेजर पोर्शन है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन हुआ ये, ठीक है, हुआ ये कि क्वेश्चन आने लग गया आईपीटीजी से, क्वेश्चन आ गया ओएनपीजी का। और तुम देखोगे ओएनपीजी अभी पढ़ रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे टॉपिक है, दो दो लाइन के हैं ये। टोन पीजी, है ना, एक्स गैल, कितने छोटे छोटे टॉपिक है, एकदम एक एक लाइन में आपके आ जाएंगे आगे चल के, जैसे अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसलिए पूरा हम लोगों को कंप्लीट पढ़ना है, और जब कंप्लीट पढ़ेंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम 8 यूनिट पढ़ के भी, 9 यूनिट पढ़ के भी, है ना, या 10 यूनिट पढ़ के भी एग्जाम निकाल देंगे, और आराम से कॉन्फिडेंटली निकालेंगे, 120 130 135 नंबर तक ले आएंगे। ओएनपीजी क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफेनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, ये भी एक गैलेक्टोसाइड है ना। इससे पहले जो टॉन पीजी पढ़ रहे थे वो एक तरह का थायोगैलेक्टोसाइड था, बट इट इज अ गैलेक्टोसाइड यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमने देखा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन तो रहा है, लेकिन कितना बन रहा है? हम चाह रहे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ज्यादा बने, बहुत ज्यादा बने, है ना। या कैप्साइड होती भी है कि नहीं होती है, कैप्साइड सही है कि नहीं है, कैप्साइड गड़बड़ तो नहीं है, मेरी बात समझो, कैप्साइड कुछ में कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जरा सोचो, सोचने वाली बात आई है, टॉन पीजी की एकदम से बात याद आ गई कि मान लिया कि एक कोई बैक्टीरिया थी, एक कोई बैक्टीरिया, जरा ध्यान लगाना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मान लिया, हम लोग ये पढ़ क्यों नहीं क्यों रहे ये समझना चाह रहे हैं। मान लिया कि कोई एक बैक्टीरिया थी, ठीक है, उसको जब हमने लैक्टोज दिया, लैक्टोज दिया, तो लैक्टोज देने पर उसके अंदर, लैक्टोज देने पर, है ना, उसने लैक्टोज को तोड़ा नहीं, वहां पर लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाई। तो इसका अगर देखा जाए सर, अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज दे दिया है तो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस ना होने, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, या जितना मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग, ये हो सकता है कि वो बैक्टीरिया जेड म्यूटेंट हो, इसलिए वो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस ना कर रहा हो सकता है वो बैक्टीरिया जेड म्यूटेंट हो, इसलिए वो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस ना कर रहा हो। का कोई और तरीका हो सकता है कि वो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस ना करे? बोला सर एक तरीका और है। एक तरीका ये है कि हो सकता है वो जेड तो प्लस है, हो सकता है वो जेड प्लस हो, लेकिन वो वाई माइनस हो। अरे भाई, जेड प्लस हो जाने से क्या ही होगा जब तक लैक्टोज अंदर नहीं होगा, है ना। तो हम लोगों को बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज म्यूटेंट है कि नहीं है, वो इस म्यूटेंट को पता करके भी पता किया जा सकता है। और इस म्यूटेंट को पता करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं मेरे भाई, क्या यूज कर रहे हैं? टॉन पीजी। क्या यूज कर रहे हैं? टॉन पीजी। तो टॉन पीजी का एक काम आपको और समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मान लिया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, लेकिन बन रहा है तो कितना बन रहा है? तो एक्चुअली में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अभी हम लोगों ने देखा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो था वो एक्स गैल के साथ रिएक्ट करके एक्स गैल को ब्लू कलर में चेंज कर देना था, एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में चेंज कर रहा था। अब एट द सेम टाइम द बीटा गैलेक्टोसाइडेज get react with the ONPG, है ना, get react with the ONPG and leads to the formation of orthonitrophenol, a yellow color product. That is, it leads to the formation of yellow colored colony. यहाँ पर येलो कलर कॉलोनी बनेंगी।
अब इसकी खासियत ये होती है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जितना ज्यादा बनता है उतना ज्यादा येलो कलर होता जाता है, उतना ज्यादा इंटेंस येलो कलर होगा, उतना ज्यादा इंटेंस येलो कलर होगा। तो सर क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज कम और ज्यादा भी हो सकता है क्या? तो उसको जानने के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन, है ना, पॉजिटिव रेगुलेशन, जिसमें हम लोग कैप की बात करेंगे। कैप आप लोग को याद आ रहा होगा, अगर लैक ओपेरॉन में हमने डीएनए सेगमेंट बनाया था, है ना, डीएनए सेगमेंट बनाया था, तो शायद सबसे पहले इसको कैप पहनाई गई थी और इधर लैक आई था, है ना। इधर क्या था जितना मुझे याद आ रहा है ना, इधर क्या था भाई, लैक आई था, एक अलग जीन है। हम लोगों ने कैप पढ़ा था, O3 पढ़ा था, प्रोमोटर पढ़ा था, O1 पढ़ा था, जेड पढ़ा था, जेड के ऊपर ही O2 पढ़ा था, है ना, वाई पढ़ा था, ए पढ़ा था, ये पढ़ा था। अभी तक के कैप का कोई यूज ही नहीं आया। हम लोग कैप की व्यवस्था बना रहे ONPG पढ़ के, है ना। हुआ क्या कि जितना ज्यादा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, येलो कलर की इंटेंसिटी होगी। तो येलो कलर की इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्थोनाइट्रोफेनॉल के कंसंट्रेशन पे, ठीक है, आर्थोनाइट्रोफेनॉल के कंसंट्रेशन पे। इसके अलावा येलो कलर की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी के। हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जितना ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा ये आर्थोनाइट्रोफेनॉल ONP बनेगा, आर्थोनाइट्रोफेनॉल बनेगा, मतलब उतना ज्यादा येलो कलर देखने को मिलेगा। बात तो एक ही है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उतना ज्यादा आर्थोनाइट्रोफेनॉल बनेगा, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि येलो कलर की इंटेंसिटी जो है ना, आर्थोनाइट्रोफेनॉल की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या येलो कलर की इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे। क्या आपको 3 कंपाउंड एक्स गैल, टॉन पीजी और ONPG याद है? इसके अलावा IPTG, ये एक जगह पे आप लिख लेना, पहले पढ़ना, फिर एक जगह पे रैंडम नोट्स में ऊपर जहाँ पे डेट वेट डालने के लिए जगह बचती है वहाँ पे चारों कंपाउंड लिख देना। और फिर वहाँ पे नोट्स नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका दिमाग होना चाहिए, आपकी याददाश्त होनी चाहिए, और आप सोचना इन चार क्या थे, चारों में क्या अंतर है। क्या ये 3 जो आज मैंने पढ़ा है वो सबको समझ में आ गए? जल्दी से जवाब दे दे भैया, जल्दी से जवाब दे भाई। सप्तऋषि भाई को आ गया, संध्या जी को आया, दिव्यांशु जी को आया। कोई ऐसा जिसको ना आया हो, कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो, प्लीज पूछ लो। क्या 3 ही लोग हैं क्या क्लास में? बाकी लोग ज्वाइन करके भाग जा रहे हैं क्या? दीप्ति मैम नहीं है, शिवानी मैम नहीं है, ठीक है। देखिए जरा कौन कौन है आज। मनाल मैम है, बट मनाल मैम कोई जवाब नहीं दे रही। आस्था जी है, आस्था जी बता नहीं रही आया कि नहीं आया समझ में। चलिए कोई बात नहीं है। अब आ जाते मॉलिक्यूल है लैक्टोज। लैक्टोज एक नेचुरल इंड्यूसर प्रिकर्सर है ना। लैक्टोज क्या है? एक नेचुरल इंड्यूसर है। एलोलैक्टोज क्या था? जितने मॉलिक्यूल पढ़ लिए। एलोलैक्टोज क्या था? एक फिजियोलॉजिकल इंड्यूसर है ना। नेचुरल इंड्यूसर प्रिकर्सर क्या है? मतलब नेचर में हमको क्या मिला, ठीक है। तो नेचर में हम लोगों को जो हम लोगों ने बाहर से नेचुरल मैनर में दिया है वो लैक्टोज दिया, इसलिए नेचुरल इंड्यूसर है लैक्टोज। लेकिन वो लैक्टोज एलोलैक्टोज में चेंज होता है, इसलिए वो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, है ना, एलोलैक्टोज में चेंज हो जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से लैक्टोज एलोलैक्टोज में चेंज हो जाता है, इसलिए हमने बोला गया इट इज अ फिजियोलॉजिकल इंड्यूसर। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यान लगे ना, कि एलोलैक्टोज नेचुरल इंड्यूसर है या फिजियोलॉजिकल इंड्यूसर है या क्या है। तो एक वर्ड पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इतना पढ़ा भर भर के और आपको एक क्लियर नहीं हो पाया कि एलोलैक्टोज एक फिजियोलॉजिकल इंड्यूसर है। एलोलैक्टोज क्या है? फिजियोलॉजिकल इंड्यूसर है। क्यों?
क्योंकि जब सेल की फिजियोलॉजी चलती है, मेंटेन रहती है, तो उस समय ये एलोलैक्टोज बनता है। जबकि नेचर में क्या पाया जाता है, लैक्टोज इज नेचुरल। आईपीटीजी क्या ग्रेडिटुअस इंड्यूसर है जो नॉन मेटाबोलाइजेबल है, जो नॉन मेटाबोलाइजेबल है ना। ग्रेटिटुअस इंड्यूसर है जो नॉन मेटाबोलाइजेबल है। इसके अलावा एक्स गैल अभी भी पढ़ा, ओएनपीजी अभी पढ़ा, और टॉन पीजी अभी पढ़ा। ये तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब किसका कहाँ पे यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। आने वाले हैं अब हम लोग, जब हमने बोला कि ओएनपीजी पढ़ लिया, माहौल बन रहा है पॉजिटिव रेगुलेशन का, कि क्या कंसंट्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोज गैलेक्टोसाइडेस वेरी कर सकती है। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरॉन। ठीक है, लैकोपेरॉन का पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है। उसके लिए पहले नेगेटिव रेगुलेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या चल रहा था, नेगेटिव रेगुलेशन में क्या चल रहा था, लैक आई था, बहुत छोटा छोटा सा लिख के मैं बोल रहा हूँ, आप सोचते रहो। लैक आई रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड करता था, ऑपरेटर पे बाइंड करने से प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी नहीं हो पाती थी ऑपरेटर पे बाइंड करके, और ऑफ रहता था। इस तरह को हम लोग बोलते थे ऑफ रह रहा, दैट इज नेगेटिवली एक्सप्रेस हो रहा है, नेगेटिव एक्सप्रेशन चल रहा था, नेगेटिव रेगुलेशन था। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या चलता है, अब हमने इसको दिया बाहर से, अब हम लोगों ने इसको क्या दे दिया बाहर से, लैक्टोज। तो जब भी लैक्टोज दिया मेरे भाई ध्यान लगाना, जब भी लैक्टोज हम लोगों ने इसको दिया, ठीक है ध्यान लगाना, लैक्टोज इसको दिया तो रिप्रेसर गया हट, ऑपरेटर हो गया खाली, है ना, ऑपरेटर खाली हो गया और ये प्रोसेस हो गई ऑन। जैसे लैक्टोज हमने दिया, लैक रिप्रेसर खत्म, है ना, और पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देगा, ऑफ की जगह ये ऑन हो जाएगा। ये जब ऑन हुआ तो ऑन हुआ तो पता चला कि कुछ एक क्वांटिटी कोई भी क्वांटिफाई किया गया, मान लिया क्वांटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, ओएनपीजी लिया है। ओएनपीजी से हमें कुछ इस कलर की कॉलोनी मिली, है ना, किस कलर की कॉलोनी मिली, मान लिया इस कलर की कॉलोनी मिली, आपके सामने देखो दिख रहा है, ऐसी कॉलोनी मिल रही है। ओएनपीजी मिलने से ऐसी कॉलोनी मिल रही है, ठीक है, ओएनपीजी जब यूज किया तो हमको ऐसी कॉलोनी मिली। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसी में ऐड किया लैक्टोज देने के बाद, मतलब लैक्टोज ने इंड्यूस किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, इस कलर की कॉलोनी बनी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खूबसूरत बात हो गई। लेकिन हमने क्या किया इसके अंदर, हमने इसके अंदर कुछ और ऐड किया। हमने क्या किया, इसके अंदर कैप और साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स को ऐड कर दिया, कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स ऐड कर दिया। जब कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स ऐड हुआ, है ना, जब ये ऐड हुआ तब क्या हुआ, कैप और साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स के ऐड होने से क्या हो रहा है, इस बात को हम लोगों को जरा समझना होगा। ठीक है, कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स के ऐड होने से क्या हो रहा है, इस बात को समझना होगा। ये ऐड होने से क्या होता है कि ये पॉजिटिव कंट्रोल कराता है, ये क्या कराता है भाई, ये पॉजिटिव कंट्रोल कराता है बाय द कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। होता क्या है कि कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कैप साइड पे बाइंड कर जाता है, और कैप साइड पे बाइंड करके 100, कैप साइड पे बाइंड करके लगभग 100 टाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। तो कोई एक कंपाउंड है, कोई एक रिप्रेसर है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज या लैकोपेरॉन के एक्सप्रेशन को निगेटिवली रोक रहा है, और एक क्या कर रहा है, उसको नॉर्मल से कहीं ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए प्रमोट कर रहा है। दोनों बातों में अंतर समझो, एक रोक रहा है, नॉर्मल से कम कर दे रहा है, नॉर्मल तो मान लिया दो, नॉर्मल मान लिया 2 बीटा गैलेक्टोसाइडेज या 2 बार लैकोपेरॉन चल रही है। नॉर्मल कहानी है 1 मिनट में 2 लैकोपेरॉन की साइकिल चल रही है, लैकोपेरॉन पर मिनट। मेरे भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि ये इससे कम, ये खत्म ही हो जाए, बंद हो जाए, या बंद हो जाए या कम हो जाए। अगर इससे कम हो जाए तो क्या हम इसको निगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, जी सर बोलेंगे। क्या ये रिप्रेसर में देखने को मिला, ये बंद ना करो, इसको बंद नहीं होता, लीक ही रहता है ना। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं निगेटिव रेगुलेशन हुआ, क्या यहाँ पे रिप्रेसर का काम था, सर बिल्कुल रिप्रेसर का काम था, ठीक है, रिप्रेसर का काम था।
दूसरी कहानी क्या है, कुछ ऐसा किया जाए कि वो 2 से ज़्यादा हो जाए। 2 से ज़्यादा हो जाए तो क्या इसको पॉजिटिव रेगुलेशन बोलेंगे? जी सर, बिल्कुल पॉजिटिव रेगुलेशन के नाम से जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन कराने के लिए, नेगेटिव कराने के लिए रिप्रेशर था, तो पॉजिटिव कराने के लिए मेरे भाई कौन है? कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स है। मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपरॉन रिक्वायर बोथ रिमूवल ऑफ द रिप्रेशर, है ना, रिमूवल ऑफ द रिप्रेशर। और रिमूवल ऑफ द रिप्रेशर कैसे होता था? लैक्टोज की प्रेजेंस में होता था। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ द कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स, है ना। बोलिए भाई, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अभी कैप क्या होता है वो समझाएं। ठीक है, कैप क्या होता है उस बात को हम लोगों को समझना है। कैप क्या है? कैप एक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन होती है, जिसका एक नाम और होता है सीआरपी। सीआरपी कैप क्या होती है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, जिसका एक नाम और है सीआरपी। ठीक है, सीआरपी साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। सीआरपी का मतलब क्या है? साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। तो ये साइक्लिक एएमपी से आकर के जुड़ता है। इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। ये क्या है? एक तरह का ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। ये क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देता है। कैप अलोन कैन नॉट इफिशियंटली बाइंड डीएनए। ध्यान लगाना, कैप अकेले जो है वो डीएनए से बाइंड नहीं कर सकता है। कैप कैसे बाइंड करता है? साइक्लिक एएमपी की प्रेजेंस में। साइक्लिक एएमपी और कैप जब मिल जाते हैं तो डीएनए से ये बाइंड करते हैं। तो क्या पता चला कि कैप अकेले जब अगर अकेले पहुंचा तो इसकी बाइंडिंग नहीं हुई, इसकी कैप साइट पे बाइंडिंग नहीं हुई। कैप साइट पे कैप की बाइंडिंग नहीं हुई। कैप एक केमिकल है, ध्यान लगाना, कंफ्यूज मत होना। कैप एक केमिकल है और डीएनए का वो साइट जहाँ पे कैप बाइंड करता है उसको कैप साइट कहते हैं। तो कैप अकेले बाइंड नहीं होता है। कैप कैसे बाइंड होता है? जब इसी कैप के साथ साइक्लिक एएमपी जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? साइक्लिक एएमपी इसी के साथ जोड़ दिया जाएगा, है ना, और फिर ले जाकर के कैप से बाइंड करे तो कैप बाइंड कर जाता है, कैप से बाइंड हो जाता है। और कैप से बाइंड हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन की रेट बढ़ जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की रेट बढ़ जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की रेट बढ़ जाती है ना। ट्रांसक्रिप्शन तेजी से होने लग जाता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। लेकिन ध्यान ये लगाना है आप लोगों को, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर तो है, लेकिन अगर सिस्टम में लैक्टोज ना दिया जाए तो ये काम नहीं होगा। लैक्टोज तो चाहिए चाहिए। रिप्रेशर हटा करके, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाए होगे जीवन में, स्कूटी चला रहे हो मान लो, तो स्कूटी चलाने पे एक्सीलरेटर जब लेते हो तो उससे स्कूटी भागती है ना। बाइक चला रहे हो, कुछ भी, एक्सीलरेटर जब लेते हो तो स्कूटी या बाइक जो भी है, कार जो भी है, भागती है। लेकिन उसको भगाने के लिए पहले ऑन तो करना पड़ेगा ना, है ना। एनालॉजी समझ रहे हो कि नहीं? ऑन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको ऑन नहीं करोगे तो स्कूटर भगाओ तब नहीं भागेगी, भागेगी तब स्कूटर जब आप उसको ऑन करोगे। तो ऑन कराने के लिए बाहर से लैक्टोज चाहिए। लैक्टोज प्रोसेस को ऑन करा देगा, बहुत धीरे धीरे चालू हो जाएगी प्रोसेस। फिर उसको बहुत स्पीड में भगाना है तो एक्सीलरेटर लगाना पड़ेगा। और उसका काम कौन करता है? साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स। साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स ये काम करता है। ठीक है, अब आ रहा है मजा। अब आप सब लोग बढ़िया जवाब दे रहे हो, तुरंत तुरंत जवाब देते रहो। तो कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट एक्सर्ट्स पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। देखो कितना सारा मैंने लिखा है, कहाँ से लिखना शुरू किया। ये आपको लास्ट में पता क्या याद रखना है? केवल कैप की फुल फॉर्म, दोनों नाम कैप और सीआरपी एक ही है। कैप की फुल फॉर्म तो नाम से पता चल रहा है, साइक्लिक एएमपी, है ना। जो सॉरी, कैप क्या हो रहा है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन हो रहा है, और इसका दूसरा नाम है साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। बस इतना याद रखना है। पॉजिटिव कंट्रोल तो इतनी बार मैं बोल दिया हूँ, याद रहेगा। लास्ट में क्या याद रखना है? ये डायग्राम याद रखना है, बस और कुछ नहीं। ये डायग्राम और ये गंदा सा डायग्राम आपको 4-5 बार रफ पे गंदा गंदा सा ही बनाना है। ये गंदा डायग्राम गंदा सा ही बनाना है, बस बार बार। अब देखो होता क्या है मेरे भाई, साइक्लिक एएमपी कहाँ से आता है वो चीज समझो।
देखो जब नॉर्मल ग्लूकोज रहता है हमारे एक कोई बैक्टीरिया की सेल है ना, यहाँ पर एक कोई ई कोलाई है, उस ई कोलाई को हम लोगों ने दे दिया, उस ई कोलाई को खूब सारा ग्लूकोज दिया और खूब सारा लैक्टोज दिया, तो ई कोलाई क्या उसमें लैक ओपेरॉन ऑन होगा? नहीं होगा। लैक ओपेरॉन ऑन नहीं देख मिला, मेरी बात समझो, लैक ओपेरॉन नहीं ऑन मिला, लैक ओपेरॉन ऑफ था। कैसे? कैसे सर? हम लोग के पास बहुत सारे इंडिकेटर है, हमने एक्स गैल भी दे दिया, हम लोगों ने क्या किया? एक्स गैल भी दे दिया, हम लोगों ने एक्स गैल दे दिया, ठीक है भाई कि नहीं? हम लोगों ने क्या कर दिया? एक्स गैल दे दिया। मान लो ई कोलाई एक मीडिया लिया, ध्यान लो, एक मीडिया लिया है ना, उसको हम लोगों ने ग्रो कराया बढ़िया अच्छे से, ये देखिए मीडिया के अंदर प्लेट में बढ़िया मीडिया तैयार है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को हमने ग्रो कराया, लेकिन इस मीडिया में हमने कुछ चीजें और डाल दी थी, कुछ चीजें और डाल दी थी। क्या डाल दिया था? एक्स गैल डाल दिया था। अब दिमाग लगाओ साइंटिस्ट वाला आप लोग, ग्लूकोज डाला है, लैक्टोज डाला है ना, लैक्टोज डाला है, और मीडिया में बैक्टीरिया को ई कोलाई को ला करके स्प्रेड कर दिया, ई कोलाई को ला करके स्प्रेड कर दिया। ठीक बात है। हुआ क्या? जब स्प्रेड कर दिया, चूंकि हमने लैक्टोज डाला है, तो लैक्टोज डालने के है ना, लैक्टोज डाल देने के कारण क्या हो जाना चाहिए था? लैक्टोज डाल देने के कारण यहाँ पे एक्सप्रेशन होना चाहिए था, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन होना चाहिए था, लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होना चाहिए था, और लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होगा तो एक्स गैल टूटेगा और ब्लू कलर की कॉलोनी दिखनी चाहिए थी। ये जो नियम है ना, ये जो नियम है। मान लिया वो जो बैक्टीरिया ई कोलाई ली थी, वो नॉर्मल कंडीशन में जब हमने चेक किया है तो वो लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल बढ़िया वाली बैक्टीरिया है। उनको जब हमने ग्लूकोज की प्रेजेंस में, बाकी सारी कहानी रखी, ग्लूकोज की प्रेजेंस में ग्रो कराया, तो यहाँ पर ग्लूकोज की प्रेजेंस में जब भी ग्रो कराया तो कॉलोनी ग्रो तो करी, कॉलोनी ग्रो तो करी, कॉलोनी ग्रो तो करी, लेकिन ब्लू कलर ग्रो करी कॉलोनी, लेकिन ब्लू कलर नहीं दिखा। तो पहली बात तो कॉलोनी ग्रो कर रही, ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। शुरुआती समय में आप लोग जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब मेरे भाई। सोचो, मेरी बात को समझो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक साइजेला बैक्टीरिया है, साइजेला पे मैंने काम किया है, पेपर पब्लिश किया 8.4 इम्पैक्ट में साइजेला पे खूब अच्छे से, ठीक है। तो साइजेला में क्या खासियत थी? हम बड़ा परेशान रहते थे शुरू में। साइजेला अलग कलर की ग्रो करती थी और कुछ समय बाद, 2 दिन बाद उसका कलर अलग हो जाता था। साइजेला की कॉलोनी जब ग्रो कराते थे तो शुरू में उसकी अलग कॉलोनी का कलर था, है ना, और बाद में उसकी कॉलोनी का कलर अलग हो रहा था। शुरू में हल्की सी येलोविश ग्रो करती थी और बाद में वो बिल्कुल रेड, ऑरेंज रेड कलर की हो जाती थी। बड़ा परेशान होते थे कि ये कहाँ से हो रहा है। वैसे यहाँ पर भी आप सोचो, शुरू में क्या हुआ? कॉलोनी नॉर्मल, शुरू में कॉलोनी वाइट थी, शुरू में कॉलोनी वाइट थी। 2 दिन बाद, जब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, फिलहाल 24 घंटे तो उसका इंक्यूबेशन टाइम है, इंक्यूबेशन टाइम पूरा होने के 12 घंटे के बाद पता चला वो कॉलोनी 12 घंटे बाद ब्लू हुई, शुरू में तो वाइट थी। कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इससे हमको लोग को क्या पता चला? इससे ये पता चला, इससे मेरे भाई ये पता चला, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रिसर्चर परेशान रहते, रिसर्चर कहते अरे होगा यार, शुरू में इनको व्हाइट कलर दिखाना होगा, रंग तो दुनिया बदलती है तो बैक्टीरिया ही है ना, तो वो ये सोच करके अपना बात को काट दे रहे हैं। लेकिन सोचो कैसे ये कहानी हुई होगी। होता ये होगा, होता ये होगा कि स्टार्टिंग टाइम पे वो बैक्टीरिया किसी और प्रोडक्ट का यूज करी, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम पे क्या हो रहा था, जो बैक्टीरिया थी उसने ग्लूकोज को यूज किया, ग्लूकोज को यूज करा, तो उस समय लैक ओपेरॉन हमारा ऑफ था। कुछ समय बाद जब ग्लूकोज खत्म हो गया तब उसने लैक्टोज यूज किया, और लैक्टोज यूज किया तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना और एक्स गैल टूटा, एक्स गैल टूटना शुरू हुआ, और जब एक्स गैल टूटा तो तब ई कोलाई कैसी दिखने लगी? तब ई कोलाई ब्लू दिखने लगी। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा एग्जैक्टली देखने को मिला, ऐसा इंटरप्रिटेशन हम लोग को लगाना है। अनुष्का जी अभी कर रही है काम, अभी आपकी ही लैब में है ना, अभी जब डिसर्टेशन स्टार्ट होगा तो आपकी ही लैब में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, या बहुत सारी बैक्टीरिया, बहुत लोगों की बैक्टीरिया ऐसी मिलेगी कि पर डे कॉलोनी का कलर बदलता रहेगा।
और वो परेशान रहेंगे, और वो सच्चाई ये है कि उनको जवाब भी नहीं चाहिए होगा उसका। या संध्या जी कर चुकी हैं एमएससी, हो सकता है तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी कॉलोनी मिली हो कि किसी के पास जो एक दिन कोई और कलर, दूसरे दिन कोई और कलर, और इंसान उसको बड़ा कैजुअली भी ले लेता है, रिसर्चर कह रहे होगा कोई बात नहीं यार, उसकी लाइफ उसके रूल्स, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है, बात समझिए। तो ये कहानी चल रही है, ये कहानी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हमको पता क्या चला, कहा गया कि सर जब हमने ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दिया गया तो बैक्टीरिया ने उस समय लैक्टोज का यूज क्यों नहीं किया। तो बोला गया कि बैक्टीरिया ने लैक्टोज का यूज इसलिए नहीं किया कि ग्लूकोज जो होता है वो प्रिफर्ड होता है, बैक्टीरिया ने पहले ग्लूकोज का ही यूज किया गया। तो बोला गया दैट इज ग्लूकोज इज अ प्रिफर्ड फ्यूल फूड फॉर बैक्टीरिया, लैक्टोज बाद में यूज हुआ। बोला गया हाँ, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का डाइजेस्ट कर पाना, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान था। मेरी बात समझो, आपके पास मूंगफली रखी हुई है, कुछ छिली रखी हुई है, कुछ छिलके के साथ रखी हुई है। आपको मम्मी ने मूंगफली कुछ छील के रख दी और कुछ छिलके वाली रख दी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो छिली हुई रखी हुई हैं, जिसके दाने बाहर रखे हुए हैं, मेरे हिसाब से आप वो वाली मूंगफली पहले खा लोगे। क्या बात सही है? जिसको खाना आसान होगा वो पहले खा लोगे। तो बैक्टीरिया ने क्या देखा गया कि बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे ग्लूकोज प्रिफर्ड फूड था, और कुछ समय के बाद में जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो लैक्टोज ग्रो करता है। आप समझो, जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो लैक्टोज कैसे ग्रो कर यूज होता है, उस चीज को हम लोग को समझना है। एक्चुअली में होता क्या है कि एक खूबसूरत सा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। वो पता नहीं मैंने इतना इसमें बताया कि नहीं, लेकिन एंजाइम बताना जरूरी था, बताना जरूरी है। आप लोग चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के ऐड कर लेना। एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, इसका यह है इनिबिटर, इसका इनिबिटर कौन है, ग्लूकोज। इसका इनिबिटर कौन है, ग्लूकोज। मेरी बात को बड़ा ध्यान लगाना यहाँ पे, इसका इनिबिटर कौन है, ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, इसका इनिबिटर हो गया आपका ग्लूकोज। एडिनाइलेट साइक्लेज करता क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी को, है ना, एटीपी को एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता, अच्छा लिखा हुआ है सब। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है, साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है, और साइक्लिक एएमपी जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है कैप के साथ, तो बनाता है साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स। और कैप कॉम्प्लेक्स जा करके पॉजिटिव रेगुलेशन, साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कराता है, लैकोपेरॉन का पॉजिटिव रेगुलेशन कराता है, पॉजिटिव रेगुलेशन कराता है लैकोपेरॉन का, है ना। बहुत आसान हो गया। हमने क्या बोला, हम लोगों को कहाँ पर केवल ध्यान लगाना है ना। हमने क्या बोला कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो इनिबिटर है, किसका इनिबिटर है, ग्लूकोज इनिबिटर है, किसका इनिबिटर है मेरे भाई, एडिनाइलेट साइक्लेज का। पहले तो ग्लूकोज इनिबिटर है, उसको रोक दो, ये पॉइंट छोड़ दो, नॉर्मल समझो। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज कर देता है, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है, ठीक है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है, और साइक्लिक एएमपी कैप के साथ जाकर के बाइट करके ये काम कर देता है। आप सोचो कितना प्यारा अरेंजमेंट बनाया गया। ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा काम तब होगा, यहां से लेके यहां तक, जब इस काम को करने से रोकने वाला ग्लूकोज नहीं होगा। ध्यान लगाना, इस काम को, ये काम हो रहा है जिससे जिससे हम लोगों का लैकोपेरॉन पॉजिटिवली रेगुलेट होता है। जब ये काम को करने वाला ग्लूकोज नहीं होगा तब ये होगा। तो एक्चुअली में जब ग्लूकोज होता है तो एडिनाइलेट साइक्लोज को वो रोके रहता है, इसलिए पहले ग्लूकोज यूज हो जाने दो। जब ग्लूकोज पूरी तरह से यूज हो गया तो अब ये एडिनाइलेट, मान लिया ग्लूकोज खत्म, तो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनिबिट कर नहीं पाएगा,
इनहिबिट कर नहीं पाएगा तो अब ये वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब लाइकोपेरॉन चलने लग जाएगा। इस तरह से लाइकोपेरॉन का रेगुलेशन हो रहा है। यहाँ पर एक साथ ध्यान लगाओ, यहाँ पर एक साथ दो चीजों का रेगुलेशन चल रहा है। अभी आगे आएगा टॉपिक, इसलिए यही समय समझ लो। एक तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है जब ग्लूकोज है, और दूसरा लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को रोका जा रहा है। हम लोग बोल नहीं सकते कि सर यहाँ पर तो जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दिया गया तो दो काम एक साथ करना है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कराओ और लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कराओ। क्या एक साथ दो का रेगुलेशन चल रहा है? बिल्कुल सर, एक साथ दो का रेगुलेशन चल रहा है, कॉम्बिनेशन में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो इस समय हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल रेगुलेशन। अभी आगे आएगा तो वहां पे बिल्कुल चूरन की तरह टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल रेगुलेशन। सब लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? बोला जा रहा है हाई ग्लूकोज जब है, जब ग्लूकोज कैसा है आपका हाई है, एडिनाइलेट साइक्लेज आएगा, इनहिबिटेड एडिनाइलेट साइक्लेज इनहिबिट रहेगा, लो साइक्लिक एमपी लेवल रहेगा, कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा भैया, कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। देखो भाई, है ना, लो लाइकोपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन, बहुत ही लो मात्रा में। लो हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लीकी एक्सप्रेशन होता है, बहुत ही धीरे धीरे। वो घर की टैप है जो खराब हो गई, एक एक ड्रॉप करके रात भर पानी, दिन भर पानी, सब हर समय पानी गिरता रहता है। या तो बहुत तेज पानी उससे निकलेगा, अगर टाइट भी कर दोगे तब भी एक एक ड्रॉप पानी गिरता रहेगा, लीकी एक्सप्रेशन बना रहेगा। जब ग्लूकोज कम हो गया तो एडिनाइलेट साइक्लेज जगह एक्टिवेट हो गया, उसका इनहिबिटर खत्म हो चुका है, एटीपी कन्वर्ट हो चुकी साइक्लिक एमपी में, कैप कॉम्प्लेक्स बन चुका है, कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, हाई लाइकोपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखो दिखाया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है आपको, समझाया भी जा रहा है आपको, सुझाया भी जा रहा है आपको, सब कुछ तो आपके लिए ही किया जा रहा है। मान लिया गया कि ये आया, ठीक है, ये एरो होना चाहिए था। बोला जा रहा है जब हाई ग्लूकोज हो रहा है तो एटीपी साइक्लिक एमपी में चेंज नहीं हो रहा, कट कर दिया गया, नहीं हो रहा है। और जब ग्लूकोज लो हो रहा है तो एटीपी साइक्लिक एमपी में चेंज हो रहा है, और जब एटीपी साइक्लिक एमपी में चेंज हो रहा है तो साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ रहे हैं, साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स बन गया, साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स बन चुका है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए? साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। तो इसको जरा कलर कर देते हैं ब्लू कलर से। ये येलो क्यों कर दिया जब ब्लू लेके चल रहे हैं? अब ठीक है ना, इसमें ये चेंज हो चुका है, इसमें चेंज हो चुका है, ये कैप साइड पे आके बाइंड कर दिया। कैप साइड पे बाइंड होने से क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज को बहुत तेजी से, बहुत ही टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। हम लोगों ने बोला था कि इसका प्रमोटर जो होता है, एक बात याद करो, जब शुरुआती समय था, है ना, हम लोग जब अपने अर्ली डेज ऑफ लाइकोपेरॉन में थे, मतलब परसों के दिन, है ना, तब हम लोगों ने पढ़ा था, एक बात सुनी थी कि जो लाइकोपेरॉन का प्रमोटर होता है वो वीक प्रमोटर होता है, प्रमोटर बहुत ही वीक है। याद आ रही आपको वो बात की नहीं? आज कैप का यूज समझ में आ जाएगा। प्रमोटर बहुत ही वीक होता है, क्यों? क्योंकि इसका कंसेंसस सीक्वेंस जो होता है, कंसेंसस सीक्वेंस जो होता है वो नहीं पाया जाता इसके पास, थोड़ा चेंज रहता है कंसेशन से, लेकिन इतना रहता है कि प्रमोटर यहीं पे आके बाइट करता है। इतना भी नहीं रहता है कि बिल्कुल सेम हो। मैंने बोला था कंसेशन सीक्वेंस से जितना ज्यादा सिमिलर होगा प्रमोटर उतनी ज्यादा अच्छे से बाइंड करेगा, लेकिन ये सिमिलर नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा अंतर आ रहा था। इतना अंतर आ रहा था कि यहाँ पर प्रमोटर बाइंड तो करता था लेकिन बड़ा वीक मैनर में बाइंड करता था, बिल्कुल धीरे धीरे एंट्री ले रहा है घर के अंदर, सोच रहा है यही घर है कि नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम कौन करता है? साइक्लिक एमपी कैप कॉम्प्लेक्स। साइक्लिक एमपी कैप कॉम्प्लेक्स को देखते ही आरएनए पॉलीमरेज तुरंत आके जुड़ जाता है। जैसे ही दिखा, मेरी बात समझो, किसी के घर आप जा रहे थे, घर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था परसों कि अगल बगल सामने सब बदल चुका है, कहीं मॉल बन गया है ना, कहीं कोई छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स बन गया है,
घर भी पूरा चेंज हो गया है, बिल्कुल बाहर से आपको पता चला 16 फीट चौड़ा गेट लगा हुआ है, पता नहीं क्या सब चेंज हो गया है। आप डर रहे हो ये वही घर है कि नहीं, मारे ना जाए। तब तक जिसके घर आप जा रहे हो तो वो बाहर ही खड़ा मिल गया, वो बाहर आ गया, वो खिड़की से झांक लिया, विंडो से वो झांक रहा है। जैसे उसने झांका तुम कह रहे यार ये तो वही घर है, तुम्हारे अंदर क्या आया, कॉन्फिडेंस आया, आप सीधे सारे दरवाजे दरवाजे तोड़ते उड़ते अंदर पहुंच जाओगे। तो हुआ क्या, कैप ने यही इंडिकेशन दिया कि भाई आपका ध्यान किधर है, आइए आइए आरएनए पॉलीमरेज, आइए यहीं आइए, चलिए स्टार्ट करवाते हैं गाड़ी। क्या सबको कैप का साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स का काम समझ में आया? लास्ट में पूरा लेक्चर आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट में केवल ये डायग्राम से देखना है एग्जाम के समय, उतना थोड़ी नहीं पढ़ना। उतने में अगर आपको एक दो लाइन का कुछ बढ़िया एक्सट्रैक्ट मिल रहा है तो आप ले लेना एक्सट्रैक्ट, 2-3 लाइन का, वो आपको बनाते चलना है शॉर्ट, बाकी ये डायग्राम है। क्या सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं आया बताए। दिव्यांशु को आ गया समझ में, संध्या जी को समझ में आ गया, अनुष्का जी, आस्था जी, सप्तऋषि जी बतलाए मेरे भाई। आस्था और अनुष्का और सप्तऋषि, और बाकी तो सब भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए अलग टॉपिक आया, अब एक अलग टॉपिक आने वाला, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक है। अगला आ रहा है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या होता है, इस बात को हम लोगों को समझना है। कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोला जा रहा है व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट साइक्लिक एएमपी लेवल्स डिक्रीज, कैप कैन नॉट एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, है ना। देयरफॉर इवन इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, है ना, along with glucose, sorry, even if lactose is present, along with glucose, ग्लूकोज के साथ साथ अगर लैक्टोज भी पाया जा रहा है तब भी लैगोपेरॉन जो है एक्सप्रेस नहीं करे, मतलब एक नई कंडीशन आ गई है। मान लो सब दिया गया है, सब दे दिया जाए आपको, लैक्टोज भी दिया जा रहा है ना, बोला जा रहा अब बताओ अब लैगोपेरॉन काम करेगा, लीकी काम करेगा नहीं करेगा? तो लैगोपेरॉन के काम करने की एक नई दशा आपके सामने आई, एक नई कंडीशन आपके सामने आई कि लैगोपेरॉन तभी काम करेगा जब लैगोपेरॉन तभी काम करेगा जब वहां पर ग्लूकोज ना हो, जब वहां पर ग्लूकोज ना हो। मतलब ग्लूकोज जो हो रहा है, ग्लूकोज जो हो रहा है वो लैगोपेरॉन को काम करने से रोक रहा है क्या? हाँ सर, लैगोपेरॉन को काम करने से वो रोकता है। तो एक कैटाबोलाइट रिप्रेशन चल रहा है क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कैटाबोलिज्म है, लैक्टोज की कैटाबोलिज्म होती है ना, उसको रिप्रेस करे हुए है ग्लूकोज। ग्लूकोज खुद भी एक रिप्रेसर है, ग्लूकोज भी एक तरह का रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है और वो कैटाबोलिज्म को रिप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना जनरेट हुआ हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज की प्रेजेंस में कैटाबोलिज्म, देखो अब लास्ट में एक लाइन बनी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज देयर इज अ रिप्रेशन ऑफ द कैटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज, कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, बोला जा रहा है about 2% of the maximum induced level, लैगोपेरॉन एक्सप्रेशन रिमेन वेरी लो, बहुत कम। लैगोपेरॉन का रिप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन जो बहुत कम है, कितना है, जो मैक्सिमम लेवल माना जाता है उसका केवल 2% यहाँ पर ग्लूकोज की प्रेजेंस में, ग्लूकोज की प्रेजेंस में और लैक्टोज की प्रेजेंस में दोनों है, जी और एल दोनों है, देखा गया दोनों प्रेजेंट है। तो दोनों प्रेजेंट होने पर जी क्या कर रहा था, एल को, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को रिप्रेस कर दे रहा था, इतना रिप्रेस कर दे रहा था कि वहां पर एक्सप्रेशन केवल 2% तक ही हो पा रहा था, एक्सप्रेशन केवल 2% तक हो पा रहा था। तो जब ग्लूकोज था तब एक्सप्रेशन 2% था, मान लिया 2 यूनिट था, जब ग्लूकोज हटा तो एक्सप्रेशन पता चला 20 यूनिट हुआ, और जब कैप और साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स आए तो पता चला 2000 यूनिट हो गया। अंतर समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही भाई? सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ग्लूकोज था तो उस समय लैगोपेरॉन का बहुत ज्यादा लीकी मैनर में एक्सप्रेशन चल रहा था, ग्लूकोज हटा दिया गया, लैक्टोज दे दिया गया,
है ना, तो 20 यूनिट हुआ, और साथ साथ साइक्लिक एएमपी और कैप दिया गया, तो वहां पर 2000 तक कहानी पहुंच गई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन। फिर से सोचो कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या है। कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या हो रहा है, किसी भी कैटाबोलिकल प्रोसेस को रिप्रेस कर देना, है ना, किसी भी कैटाबोलिकल प्रोसेस को रिप्रेस कर देना। इन केस ऑफ ग्लाइकोपेरॉन such type of repression is done by the glucose, है ना। देखो जरा लिखा हुआ है, ये चीज जरा पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगी आपको बात। मान लिया लैक्टोज एब्सेंट था, सोचना है ये ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो रिप्रेसर बाउंड रहेगा। साइक्लिक ग्लूकोज प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, और एक्सप्रेशन ऑफ रहेगा, एक्सप्रेशन ऑफ रहेगा। लैक्टोज है नहीं तो एक्सप्रेशन ऑफ रहेगा, लैक्टोज नहीं है तो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ग्लूकोज है, देखो रोकने वाला कौन है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज है वो तो रोक ही रहा है एक तो, और बढ़ाने वाला कौन है, लैक्टोज, बढ़ाने वाला भी नहीं है और रोकने वाला पहले से है, तो प्रोसेस होगी ही नहीं, या होगी भी तो लीकी एक्सप्रेशन चल रहा है। बढ़ाने वाला भी नहीं है, बढ़ाने वाला कौन है, प्रमोट करने वाला लैक्टोज है, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है, और रिप्रेसर कौन है, ग्लूकोज है। रिप्रेसर पाया जा रहा है और इंड्यूसर है नहीं, तो प्रोसेस तो हो ही नहीं पा रही है, ऑफ चल रहा है। दूसरी चीज लैक्टोज फिर एब्सेंट रखा और ग्लूकोज भी हटा दिया, दोनों हटा दिया। अब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों नहीं है, अरे तो लैक्टोज नहीं, मान लिया रिप्रेसर नहीं है लेकिन इंड्यूसर भी नहीं है, रिप्रेसर नहीं है लेकिन इंड्यूसर भी तो नहीं है, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज भी तो नहीं है, तो प्रोसेस क्या चल रही है, अभी भी ऑफ है। साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स दे देने से क्या हो जाएगा, मेरी बात समझो, खाली एक्सीलरेटर लेने से क्या, ये एक्सीलरेटर है, गाड़ी का एग्जांपल जो मैंने बहुत अच्छे से, मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आ गया एग्जांपल, ये एक्सीलरेटर है। अब गाड़ी आप खाली खड़ी है, स्टार्ट करे नहीं हो और धरे एक्सीलरेटर घुमाए दे रहे हो, गाड़ी कितनी स्पीड में भागेगी बताओ। दिव्यांशु की स्पीड कितनी स्पीड होगी इस समय गाड़ी की, गाड़ी स्टार्ट नहीं, जो छोटे पे पापा लोग बेवकूफ बना देते थे, बैठा देते थे कि भाई चलाओ, मेरा भैया गाड़ी चलाएगा, मेरा बबुआ गाड़ी चलाएगा, बबुआ लगाए एक्सीलरेटर, स्टार्ट करके पापा कुछ नहीं दिए, एक स्टार्ट करके भी दे दिए तो गियर नहीं लगाए, कह रहे लो खींचो बाबू, बाबू खींचे पड़े एक्सीलरेटर, फिलहाल स्टार्ट करके ही नहीं देते, तो बबुआ गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कुछ नहीं होगी। तो एक्सीलरेटर खाली ले लेने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, रिप्रेसर बाउंड रहेगा, प्रोसेस क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ रहेगा। तीसरा हो रहा है आपका लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज लैक्टोज को इनहिबिट कर रहा है, इस केस में ग्लूकोज लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट इस तरह से कर रहा है कि लीकी एक्सप्रेशन चल रहा है, तो लो एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है कि साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स को बनाने वाला जो है एडिनाइलेट साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स में जो एक एलिमेंट है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी बनाने के वाला एडिनाइलेट साइक्लेज, वो इनहिबिटेड रहता है, इनहिबिट रहता है इन द प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज। देखो कितना प्यारा रेगुलेशन हो रहा है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ के और मौज आती है, जितना नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ के मौज आती है उससे कई ज्यादा हजारों लाखों गुना मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है, जब साइक्लिक एएमपी वाला रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन जब पढ़ते हैं और मजा आता है। मान लिया गया कि लैक्टोज पाया गया और अब ग्लूकोज हो चुका है खत्म, ग्लूकोज खत्म है तो साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स जो है वो, सॉरी एडेनाइलेट साइक्लेज जो है वो जगेगा और साइक्लिक एएमपी बनाएगा, वो कैप के साथ बाइंड करेगा, वो है ना, वो साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैप ये कॉम्प्लेक्स जाकर के कैप साइड पे बाइंड करेगा। अब एसिलरेटर काम करना शुरू कर दिया, अब एसिलरेटर जो है वो काम करने लग गया, जबरदस्त एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या सबको समझ में आ गई बात, कॉपी पेन उठा लो भैया, कॉपी पेन उठा करके एक बार ये बना के देखो, समय कम है, जल्दी करो, आपके पास समय 9:34 हुआ है, कॉपी पेन लेके ही बैठना होता है रोज, मतलब हमको अलग से कहना ना पड़े, कॉपी पेन उठा लो, ये बना करके देखो, ऐसा बढ़िया सुंदर सा नहीं बनाना है, बस खाली लिखना है, एटीपी लिखना है, सीएमपी लिखना है, कैप कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख देना, सीएमपी साइक्लिक एमपी कैप कॉम्प्लेक्स बना करके देखो, समझ में आ रही बात की।
1 मिनट और बचा हुआ है, जल्दी से बना लो। ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ना? अब एक निगेटिव ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये निगेटिवली ट्रांसक्रिप्शनल जो है ना, ये रिप्रेसिबल है। हम लोग लैग ओपेरॉन पढ़ रहे थे, वो इंड्यूसिबल था। जब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ लेंगे, लैग ओपेरॉन आप पढ़ लेंगे, तब दोनों में आप डिफरेंस खुद ब खुद डिफरेंस सोचेंगे, लिखेंगे एक जगह पे रफ पे। ये जो चीजें मैं बता देता हूँ ना, यही सब आपको पैरेलल लेके चलना है। और इन सबको करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तब आप मुझसे कहना, लेकिन ये करना पड़ेगा। और कर नहीं रहा है कोई। कल एक 2 मिनट का क्वेश्चन पूछा और किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे, तुरंत क्लास के बाद मैंने पूछा और किसी का रिप्लाई नहीं आया कि सर कितनी यूनिट बनेगा। फिर अपना हमको लगा कि 5-10 मिनट में 1-2 घंटे में जवाब आ ही जाएगा। फिर हमने अपना नोट्स दे दिया, नोट्स में वो लिखा हुआ था। तो उस हिसाब से कर नहीं रहा है कोई। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया था कि 10 पेप्टाइड की एक चेन है, 10 अमाइनो एसिड की एक चेन है, उसमें कितने एटीपी कितने जीटीपी खर्चा होंगे। तो केवल दीप्ति मैम ने किया और किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो बोलते हैं हम लोग, बोला क्या जा रहा था, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई इज अ रिप्रेसिबल ओपेरॉन, है ना। वो कैसा था, इंड्यूसिबल था। ये कैसा है, रिप्रेसिबल है ना, ये रिप्रेसिबल है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस में ये जो ओपेरॉन काम करता है वो रिप्रेसिबल मैनर में काम करता है। सर क्या होता है, एक्चुअली होते क्या है कि ट्रिप्टोफैन की होती है सिंथेसिस, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करानी है हमें, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करानी। तो अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है सेल में, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है सेल में, तो सिंथेसिस हमें कराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है या कम है, लो है, तो सिंथेसिस करानी है। तो ट्रिप्टोफैन जब प्रेजेंट होता है, मेरी बात समझो, ट्रिप्टोफैन जब प्रेजेंट होता है तो सिंथेसिस हमें नहीं करानी है। ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो उस समय हमको सिंथेसिस नहीं करानी है, और ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट है तो उस समय हमको सिंथेसिस करानी है। तो एक्चुअली में जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है तो वो खुद से ही, है ना, वो खुद से ही जा करके सिंथेसिस को इनिबिट करता है। ट्रिप्टोफैन खुद इनिबिशन में पार्टिसिपेट करता है, खुद रोके रहता है कि रोके रही ना भैया, हम पहले से ही हैं, क्यों बना रहे हो इतना ज़्यादा, क्यों इतना ऊर्जा खर्चा कर रहे हो, इतना एनर्जी खर्चा क्यों कर रहे हो, मैं तो हूँ पहले से, मुझे क्यों बना रहे हो आप, बोलिए। तो ये कैसा रिप्रेसर हुआ, ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन हुआ। ये कैसा ओपेरॉन हो रहा है, रिप्रेसिबल। इसमें बहुत सारे जीन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन याद रखना बहुत आसान है ना। लेफ्ट से शुरू करेंगे, ट्रिप एल, लेफ्ट का मतलब डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम भाग रहा है ना, अप स्ट्रीम की तरफ भागेंगे, ऐसे ऐसे याद रखेंगे और ABCD लिख देंगे, ABCDE, ट्रिप ABCDE, ये लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई, ऐसे लगे हुए हैं, है ना, ऐसे लगे हुए। इनके एंजाइम्स है, इनके एंजाइम्स भी आपको याद नहीं रखने हैं, परेशान मत होना। ठीक है, एंजाइम्स भी याद नहीं रखने हैं। विच इनकोड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए ये एंजाइम चाहिए ही चाहिए, है ना। ट्रिप्टोफैन बनाना कब है, जब ट्रिप्टोफैन ना हो। जब ट्रिप्टोफैन होगा तो नहीं बनाना है, जब होगा तो वही खुद ही रिप्रेस कर देता है, अभी समझेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज अ बायोसिंथेटिक एनाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पे ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इससे पहले कौन सा प्रोसेस चल रहा था, लैकोपेरॉन में कैटाबॉलिक प्रोसेस थी, वहां पे रिप्रेशन जो होता था वो कैटाबॉलिक रिप्रेशन हो रहा था, और वहां पे रिप्रेस करने वाला ग्लूकोज था। कैटाबॉलिक रिप्रेशन में ग्लूकोज रिप्रेस कर दे रहा था, उस कैटाबॉलिज्म को ग्लूकोज रिप्रेस कर रहा था। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। बिकॉज इट इज अ बायोसिंथेटिक, है ना, बिकॉज इट इज अ बायोसिंथेटिक
pathway, the operon is expressed only when tryptophan is absent. ओपरॉन एक्सप्रेस होगा जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा या तो बहुत ही कम मात्रा में, या तो एब्सेंट हो या तो बहुत ही कम मात्रा में हो। तो ट्रिप्टोफैन का ये स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये हो गया सारे एंजाइम ए बी सी डी ई, है ना। ये डी का है, ये डी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा सुधार अगर करें यहाँ पे, तो ये एरो यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये एरो यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना। इसको सुधारना है हमें, और ये एरो जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था। अब सही है, ठीक है ना। ये एंजाइम है, इन एंजाइम को याद नहीं रखना है। यहाँ पर एक लीडर पेप्टाइड, आप लोगों ने लीडर और ट्रेलर के बारे में पढ़ा था, लीडर और ट्रेलर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। इस बार अभी आगे जब राइबो स्विचेस वगैरह पढ़ेंगे, है ना, स्पेशल क्लासेस लगेंगी शाम वाली, तो वहाँ पर शाम वाली क्लास हमेशा 8 बजे के बाद ही होगी, 8 PM के बाद होगी। बेवजह आप लोग परेशान मत हुआ करें, कोई अलग से मैसेज मत करिए कि 3 बजे के बाद कराइएगा, 4 बजे के बाद, 8 बजे के बाद होगी, है ना, और जल्दी जल्दी होती रहेगी। तो लीडर पेप्टाइड जो है, यहाँ पर लीडर पेप्टाइड है, तो लीडर पेप्टाइड को बारे में भी समझेंगे। लीडर पेप्टाइड का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है जीन रेगुलेशन में। तो लीडर पेप्टाइड है तो ऑपरेटर है। अब एक बात और ध्यान दो, प्रोमोटर और ऑपरेटर पूरी तरह से ओवरलैप्ड है। प्रोमोटर और ऑपरेटर पूरी तरह से ओवरलैप्ड है। दिव्यांशु जी देख रहे हो नजारा। एक ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कुलदीपक, बहुत प्यारा एग्जांपल देने वाला हूं। कुलदीपक एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था लैग ओपेरॉन के केस में, कि दीपक और कुलदीप आपस में ओवरलैप्ड है ना। कुलदीप और दीपक दोनों आपस में ओवरलैप्ड है। जिस समय कुलदीप नाम आप ले रहे होगे, उस अगर कुलदीप इंक्लूड कर दो तो दीपक खत्म, और अगर दीपक की बात कर रहे हो तो केवल कुल बचा, वो खत्म। तो वो दोनों ओवरलैप्ड थे। इस बार नाम और चेंज हुआ है, इस बार नाम आया कुलदीपिका। कुलदीप, अच्छा नाम आया इस बार कुल कुलदीपिका ही, पता नहीं क्या बना ये, जो भी। इस बार जो दीपक आया वो अंदर पाया जा रहा, साइड में नहीं, ओवरलैप्ड है, पूरी तरह से ओवरलैप्ड है। तो ऑपरेटर और प्रोमोटर ओवरलैप्ड है पूरी तरह से। ऐसा ओवरलैपिंग कहीं हमको दिखा था? ऑपरेटर प्रोमोटर में नहीं दिखा था, लेकिन दो साइड थी, लैग जेड और O2 में था। याद आ रहा है कि नहीं? लैग जेड और O2 में ऐसा देखने को मिल रहा था, लैग जेड और O2 में देखने को मिल रहा था। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो रहा है कि सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो भागने दो। आज रिकॉर्डिंग भी बहुत देर में अपलोड करूंगा, हो सकता कल करूं। 5 लोग बचे हैं केवल, 5 में तो 2 हम ही हैं, 3 कोई बचे हुए हैं। देखिए वो 3 कौन है जुझारू बच्चे? तो सप्तऋषि है, अनुष्का है और आस्था जी है। दिव्यांशु जी आ गए हैं फिर से। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अब होता क्या है यहाँ पर। इन सब चीज को छोड़ते हैं, डायरेक्ट देखो, अब इतना सारा ड्रामा लिखा हुआ है, इतना ड्रामा लिखा हुआ। आप एक बार जब डायग्राम सीख लेंगे, डायग्राम सीख लेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। देखो डायग्राम में पहले डायरेक्ट डायग्राम सीखेंगे। अब डायग्राम बहुत आसान इसलिए हो गया है क्योंकि आपने लैग ओपेरॉन बहुत अच्छे से पढ़ा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है। पहली कंडीशन, जब ट्रिप्टोफैन लो हो, ट्रिप्टोफैन अल्प मात्रा में हो, कम मात्रा में पाई जा रहा हो, तब क्या होगा? ट्रिप्टोफैन कम मात्रा में होगा। तो ट्रिप्टोफैन जब कम मात्रा में होगा तो होगा क्या? आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करेगा। ट्रिप्टोफैन कम मात्रा में, सीधी बात, ट्रिप्टोफैन कम मात्रा में है तो ट्रिप्टोफैन को बनाना है ना, ट्रिप्टोफैन को बनाना है। तो आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करेगा, ट्रिप्टोफैन के जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे एंजाइम बनेगा और ट्रिप्टोफैन बनेगा। ये तो नॉर्मल जिंदगी हो गई, कितना आसान है। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा मात्रा हो, अब इस बार हमें इसको कंट्रोल करना है, रोकना है, इस प्रोसेस को रोकना है, रोकने का काम कर रहे हैं, रिप्रेसर कर रहे हैं, रिप्रेस कर रहे हैं, निगेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोसेस चलती रहती है, इसको नॉर्मल नहीं है, रोकना है। लैग ओपेरॉन में नॉर्मल प्रोसेस रुकी रहती है, उसको चलाना था। अंतर देखो, वहां पे चलाना था इसलिए वहां पे इंड्यूसिबल था, यहाँ पे नॉर्मल बनती रहती है।
नॉर्मल कहानी क्या है, बनना है ट्रिप्टोफैन, हर समय ट्रिप्टोफैन चाहिए सेल को, लेकिन जब नहीं चाहिए तो रोकना है, और वहां पे हमेशा रुका रहता है। जब लैक्टोज दिया जाएगा तब उसको स्टार्ट करना था, इसलिए वो इंड्यूसिबल था, और यहाँ पे चला रोकना है, इसलिए ये रिप्रेसिबल है। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या होता है कि हमें आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को रोकना है, और ऑपरेटर पे जा करके हमको रिप्रेसर को बाइंड कराना है। तो नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेसर पाया तो जाता है, लेकिन रिप्रेसर कैसा है भाई, रिप्रेसर है मेरे भाई इनएक्टिव। रिप्रेसर कैसा दिख रहा है आपको, इनएक्टिव दिख रहा है। इस रिप्रेसर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक को रिप्रेसर चाहिए, को रिप्रेसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। एक्चुअली में जब ट्रिप्टोफैन पाया जा रहा होता है, जब ट्रिप्टोफैन ज़्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में सरप्लस अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन है, तो हमें बाहर से ट्रिप्टोफैन बनाने की ज़रूरत नहीं हो पा रही है। तो जब ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है तो उसी में से कुछ ट्रिप्टोफैन आ करके रिप्रेसर के साथ जुड़ जाता है, और रिप्रेसर के साथ जुड़ करके रिप्रेसर को एक्टिवेट कर देता है। रिप्रेसर को क्या कर देता है मेरे भाई, एक्टिवेट कर देता है कि रिप्रेसर भाई आप एक्टिवेट हो, और यही रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता है। तो जब ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड होने की जगह ही नहीं बची, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, और प्रोसेस निगेटिवली कंट्रोल कर ली जाएगी। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लैग ओपेरॉन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। क्या सबको वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिव्यांशु जी को आ रही है। दिव्यांशु जी बहुत एनर्जी में है, बहुत तेज इनका दिमाग काम कर रहा है, ऊर्जा से भरपूर है। सप्तऋषि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बता नहीं रहे कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। बताओ भैया। और लोग भी तो बतलाएं, और लोग बताएं उनको समझ में आ रहा कि नहीं आ रही बात। बताओ, अनुष्का जी को समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है। देखो बताते रहो, तुम लोग को सिर्फ थम्स अप करना होता है, हमको नॉन स्टॉप बोलना होता है, 2-2 ढाई घंटे तक। ठीक है, इसलिए प्लीज थम्स अप करते रिया करो। ठीक है, तो अब ये पढ़ के देख लो, बहुत आसान लगने वाला है। ये आप पढ़ के देख लीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैं एक बार करेक्शन नोट कर लूँ, मैं भूल जाता हूँ बाद में कहाँ पे क्या करेक्शन करना था। ठीक है, ऊपर तो सब सही था, कहीं कोई करेक्शन दिखा नहीं मुझे। इसमें कोई करेक्शन है, इसमें है करेक्शन 2, एक ये है एरो, एक ये है एरो। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं मेरे भाई, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे। यहाँ पे रेगुलेटरी जीन क्या है? रेगुलेटरी जीन है ट्रिप आर जीन, लोकेटेड आउटसाइड द ओपेरॉन। जैसे वहां पे था, जैसे लैग ओपेरॉन में था, वैसे यहाँ पर भी है। जो क्या करता है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का काम करता है। जो क्या करता है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का काम करता है ना, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव रहता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए को रिप्रेसर चाहिए होता है, को रिप्रेसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर के फॉर्म में चाहिए होता है ना। तो ये डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता है ना, ये डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कैप जो है वो एक्टिवेटर प्रोटीन है, हम लोग चाहे बोल सकते हैं, हो सकता है बुक में लिखा मिले कहीं किसी बुक में, है ना, लिख सकते हैं हम लोग कैप एज एक्टिवेटर प्रोटीन, ये तो लिखा मिलेगा, इसका तो फुल फॉर्म है। और साइक्लिक एएमपी जो है इसी कैप को एक्टिवेट करता है। तो क्या हम लोग साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेटर नहीं बोल सकते? साइक्लिक एएमपी को क्या हम लोग को एक्टिवेटर बोल सकते हैं? क्योंकि कैप अकेले बाइंड करता नहीं है, कैप को बाइंड कराने के लिए साइक्लिक एएमपी चाहिए होता है। तो क्या साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेटर है? इन द सेम वे, इन केस ऑफ रिप्रेसर, है ना। रिप्रेसर के केस में क्या हुआ कि रिप्रेसर अकेले बाइंड नहीं कर पाता है, उसको को रिप्रेसर का साइट चाहिए। तो ट्रिप्टोफैन जो होता है वो को रिप्रेसर की तरह कार्य करता है, ये कार्यकर्ता हो गया, को रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। व्हेन इंट्रासेलुलर ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन इंक्रीज,
tryptophan bind to the inactive repressor and converts it an एक्टिव फॉर्म। ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर से बाइंड करेगा, है ना, और रिप्रेसर को एक्टिवेट कर देगा। ये रिप्रेसर जो होगा वो जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस को रोकते रहेगा, है ना। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज रिप्रेसिबल, इट कंट्रोल एंड एनाबॉलिक या बायोसिंथेटिक पाथवे। ये एनाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है और लैग ओपेरॉन किसको कंट्रोल करता है, कैटाबॉलिक पाथवे को। ट्रिप्टोफैन जहां पर को रिप्रेसर की तरह कार्य करता है। देखो भाई बार बार बात बोली जा रही है, बेशक मेरे नोट्स इसलिए जब आप फ्रेश पढ़ना शुरू करोगे तो नोट्स से समझ में आ जाए, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको नोट्स की जरूरत ना पड़े, है ना। आपको सिर्फ डायग्राम देखते चले जाना है और इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। सच पूछो कि इस टाइप के नोट जब हमने तैयारी करी थी उस समय मेरे पास होते तो हमको जो 3 दिन लगता है अभी भी, लास्ट जब भी रिवीजन मैंने मॉलिक्यूलर का किया है उनको 2 से ढाई 3 दिन लग जाता पूरा रिवाइज करने में जितना मैंने पढ़ा है। अब मेरे हिसाब से नोट्स इतने परफेक्टली बना दिए गए कि वो 1.5 दिन 1 दिन बहुत है, लेकिन हाँ वो 1 दिन आपका 18 घंटे कम से कम 16 घंटे पढ़ना होगा, तब होगा। 1 दिन का मतलब ये थोड़ी नहीं कि 3 घंटे पढ़ के काम खत्म कर लोगे, नहीं। रिप्रेसर अलोन इज इनएक्टिव, रिप्रेसर अलोन इज इनएक्टिव, रिप्रेसर अलोन जो है वो इनएक्टिव रहता है ना। अलोन जो होता है वो इनएक्टिव रहता है, रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन एक्टिव रहता है। हाई ट्रिप्टोफैन रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन सब तैयार है आप लोगों का। क्या सबको लैग ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सबको समझ में आ गया? ठीक है, कुछ नहीं रखना है, लास्ट में बैठ करके खाली टेबल निहार लेना, निहारोगे इसको तो आपको बड़ा मजा आएगा। ट्रिप्टोफैन और ओपेरॉन, लैग ओपेरॉन में डिफरेंस। मैं चाहूं तो मैं ये पूरी पढ़ा दूं, लेकिन मैं क्यों चाहूं मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपको बैठ के देखना है, इसमें सब पहले से पढ़ा दिया है, ठीक है, पहले से पढ़ा दिया। देखो डिफॉल्ट स्टेज नॉर्मल स्टेज ऑफ है, नॉर्मल स्टेज ऑन है ना, लिखा हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है और सोचना है इस बारे में। आपको क्या करना है, सोचना है, ठीक है, इस बारे में सोचना है हर पॉइंट को। कैसे सोचना है कि सर ये लैग ओपेरॉन इंड्यूसिबल लिखा है, इंड्यूसिबल कैसे था, आप सोचो, मैंने पढ़ा दिया। ये रिप्रेसिबल है, रिप्रेसिबल क्यों है, क्यों नाम दिया गया रिप्रेसिबल। ये कैटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करता है, ये एनाबॉलिक को कैसे रेगुलेट करता है हमको पहले बताया। यहाँ पर इफेक्टर मॉलिक्यूल एलोलैक्टोज है, यहाँ पर इफेक्टर मॉलिक्यूल ट्रिप्टोफैन है। यहाँ पर इफेक्टर फंक्शन जो है ना, इंड्यूसर है, इफेक्टर फंक्शन क्या है, को रिप्रेसर है। एलोलैक्टोज का काम इंड्यूसर की तरह है, एलोलैक्ट और ट्रिप्टोफैन का काम को रिप्रेसर की तरह है। यहाँ पे रिप्रेसर अकेले होता है, यहाँ पे रिप्रेसर बहुत प्यारा है ना। ये क्वेश्चन ऐसा आया कि मान लो हमने क्लास में एमएससी वालों को ट्रिप्टोफैन और लैग ओपेरॉन दोनों पढ़ाया, ट्रिप्टोफैन और लैग ओपेरॉन दोनों पढ़ा दिया, ठीक है, दोनों पढ़ा दिए। और दोनों पढ़ाने के बाद में हमने क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों में डिफरेंस। तो ये वो कर पाएंगे जो दोनों पढ़ के गए हो, है ना। इनएक्टिवेट्स रिप्रेसर, इनएक्टिवेट रिप्रेसर, एक्टिवेट रिप्रेसर, हो गया। यहाँ पर सारी बात इफेक्टर के रिस्पेक्ट में की गई है। और इफेक्टर आपका कौन है, वो का प्यारा दुलारा, राज दुलारा एलोलैक्टोज। आगे हम लोग जानने जा रहे हैं गैल जीन एंड कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल उसमें बताया है, इसमें बताया लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था जब साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स को भी देख रहे थे, कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स में देख रहे थे, तो हमने बोला था वहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल रेगुलेशन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है कि ग्लूकोज अगर होगा तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रोकना है। तो एक समय ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को चालू रखना है और लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को रोकना है, एक साथ दो रेगुलेशन चल रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल रेगुलेशन। लेकिन कॉम्बिनेटोरियल रेगुलेशन को बुक्स में जो है वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल लेकर के नहीं दिया गया है, बल्कि गैल जीन को एग्जांपल के फॉर्म में लेकर के दिया गया। तो थोड़ा सा देख लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, बस खाली जीन्स के नाम 1-2 आ जाएंगे नए, वो याद रहेंगे आप लोग। द गैल जीन इन कोड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज। गैल जीन क्या करता है, वो एंजाइम बनाता है जो गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए अति आवश्यक है। दीज एंजाइम्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन, ये एंजाइम कब होंगे आप बताओ, खुद ही सोचो, इसमें क्या रॉकेट साइन है। गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म कराना है तो कब एंजाइम चाहिए, जब गैलेक्टोज हो, उसमें क्या दिक्कत है, और ग्लूकोज ना हो, दोनों बात है। हमने अभी भी आपको बोला कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म कब चालू थी, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म तब थी जब लैक्टोज हो और ग्लूकोज ना हो।
वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म कब हो रही है? जब लैक्टोज गैलेक्टोज हो और ग्लूकोज ना हो। प्रिफर्ड क्यों ना हो? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो प्रिफर्ड कार्बन सोर्स होता है ना, प्रिफर्ड कार्बन सोर्स होता है। प्रिफर्ड कार्बन सोर्स शुड बी अनअवेलेबल, ये अनअवेलेबल होना चाहिए। दस गैल जीन्स एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल रेगुलेटरी प्रोटीन। इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि गैल जीन जो होता है वो मल्टीपल रेगुलेटरी प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है एंड रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल। इसलिए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्बिनेटोरियल, कॉम्बिनेशन में कंट्रोल किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन में कंट्रोल किया जा रहा है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप दो भाई गए हो किसी एक लड़के को मारने, तो एक भाई उसके हाथ पकड़े हुए है और दूसरा भाई पीट रहा है, तो दोनों मिल करके उस लड़ाई को कंट्रोल कर रहे हो, कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल। कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू और मोर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर दो रेगुलेटरी प्रोटीन कौन है? गैल आर रिप्रेसर है या गैल रिप्रेसर है ना, और दूसरा साइक्लिक एएमपी कैप एक्टिवेटर है। ये दो है, ये दो मिल करके रेगुलेट करते हैं। क्या होते हैं सर, ये देख लेते हैं। गैल आर क्या है सर? गैल आर एक ऐसी प्रोटीन है जो गैल आर जीन के द्वारा बनती है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? जो जीन है उसी के नाम से बनने वाली प्रोटीन का नाम दिया गया। लिखने का तरीका बदल दिया जाता है, प्रोटीन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जीन हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। अच्छा, जीन इटैलिक भी होना चाहिए था। जीन क्या होना चाहिए था? इटैलिक होना चाहिए था। हालांकि कोई हम रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे इतना, लेकिन ये सभ्यता होती है। मैंने जब पहला जीवन में रिसर्च रिव्यू पेपर लिखा था, पहला रिव्यू पेपर, उसका एक कमेंट आया था कि आप में जो रिव्यू पेपर लिखे हुए हो उसमें जीन के नाम इटैलिक करो, है ना। तो ये एक सभ्यता है कि जीन इटैलिक होनी चाहिए और प्रोटीन जो होता है वो ऐसे नॉर्मल लेटर में होगा, लेकिन प्रोटीन की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। चलिए छोड़ते हैं। रिसर्च पेपर लिखना पीएचडी के बाद आप संपर्क करेंगे तब बताएंगे, या बिल्कुल नहीं बताएंगे? नहीं बताते हैं हम। बहुत लोग पीएचडी जो नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आए दिन सर ये वाला टॉपिक से पेपर है, थोड़ा बता। अब भाई उनका अलग टॉपिक, अब तुम कैंसर पे रिसर्च कर रहे हो, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, सेम टेक्निक पे काम कर रहे हो, तो बता दे। ऐसे तो हर टॉपिक अपने आप में ब्रॉड है। अब तुम्हारे लिए हम तुम्हारे साथ पेपर थोड़ी नहीं पढ़ के बैठेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि ये बता दीजिए। एक पता नहीं कोई एक लड़की है, उसका पीएचडी में प्रेजेंटेशन था किसी टॉपिक पे, वो कह रही सर ये टॉपिक समझा दीजिए। वो टॉपिक समझने के लिए हम 3 घंटे बैठ के वो टॉपिक पढ़े। वो ना नेट में है, ना जीआरएफ में, ना नेट जीआरएफ में है, ना एमएससी में है, वो अलग से कोई टॉपिक थी। कहीं सर आप समझा देंगे तो मजा आ जाएगी। हमको मजा थोड़ा कम लो भाई। चलिए भाई, गैल आर प्रोटीन है जो गैल आर जीन के द्वारा बनाया जाता है, तो बिल्कुल मदद नहीं की जाएगी। हाँ, ये बताया जाएगा कि रिसर्च में मान लो मेरा मन हुआ तो पेपर को कैसे छापना है, क्या करना है। अब सोचो तुम्हारे टॉपिक पे कोई मदद की जाएगी तो वो कहाँ से कर पाएंगे मेरे भाई। एब्सेंस ऑफ गैलेक्टोज है, जब गैलेक्टोज नहीं है तो गैल आर एक्टिव रहता है। और गैल आर क्या कर रहा होगा? अब आप इतना अच्छे से लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन, ओपेरॉन ये सब पढ़ लियो कि जब ये पाथवे पढ़ रहे हो ना, इसकी फोटो आपके दिमाग में बन के आने लग जाए, इसकी फोटो खुद ब खुद आपके दिमाग में आने लग जाए कि अच्छा ये ऐसे हो रहा होगा। तो गैल आर इनएक्टिव रहेगा, रिप्रेसर एक्टिव रहेगा, है ना। कब? जब गैलेक्टोज एब्सेंट है। गैलेक्टोज एब्सेंट है भाई, गैलेक्टोज एब्सेंट है, गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म करानी है, और मेटाबॉलिज्म कराने के लिए जीन जो होंगे, मेरी बात समझो, मेटाबॉलिज्म कराने के लिए मान लो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करानी थी, इसको गैलेक्टोज को लैक्टोज की नजरों से देखो, सब समझ में आ जाएगा पूरी बात। लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करानी थी और लैक्टोज है ही नहीं, तो जब लैक्टोज है ही नहीं तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म कराने का कोई फायदा है? उसके लिए उसके एंजाइम बना, लैक्टोज है ही नहीं तो उसके लिए उसके एंजाइम बनाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, तो हमको रोकना है। इसी तरह से गैलेक्टोज भी एब्सेंट है तो उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे क्या कराएंगे? कोई जरूरी है उसके लिए एंजाइम बनाए हम लोग? कोई जरूरत नहीं एंजाइम बनाने की। तो उसकी प्रोसेस को हम लोग को क्या करना होगा? रोकना होगा। रोकना होगा, रोकने के लिए हमें रिप्रेसर को पहले एक्टिव करो, रिप्रेसर जाकर के ट्रांसक्रिप्शन को रोके, है ना। गैल जीन्स नॉट एक्सप्रेस और गैल जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। लेकिन जब गैलेक्टोज प्रेजेंट हो तो गैलेक्टोज
है ना, खुद जाकर के इंड्यूसर की तरह काम करे, जैसे लैक्टोज कर रहा था इंड्यूसर की तरह काम, रिप्रेस कर दे एक्टिविटी को इन रिलीव। तो वो बिल्कुल वही चीज है, लैक्टोज और गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म सेम है, बस सेम है। सेम क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सेंस, सेंस सेम है, बस तरीका अलग है। वहाँ पे एंजाइम अलग चाहिए, यहाँ पे एंजाइम अलग चाहिए, वहाँ के प्रोडक्ट अलग है, वहाँ का प्रोडक्ट अलग है, और दोनों एक तरह के कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल हो रहा है, दोनों का कंट्रोल कॉम्बिनेटोरियल मैनर में चल रहा है, दोनों सेम है। बस क्यों फिर हम लोग ये पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद सिलेबस बढ़ाने के लिए पढ़ा दिया गया है, या बुक्स में गैलेक्टोज कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जबकि वो भी वही पढ़ा करके बात खत्म की जा सकती थी। लेकिन अब भैया क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर इफ एक्टिवेशन सिग्नल आर आल्सो प्रेजेंट, है ना, ट्रांसक्रिप्शन अकर हो सकता है यदि एक्टिवेशन सिग्नल पाए जाए, जैसे कैप साइक्लिक एमपी एक्टिवेटर द एक्टिवेटर ऑफ गैल जीन इज द साइक्लिक एएमपी, जैसे वहां पे एक्टिवेटर कौन था, कैप था, है ना, यहाँ पर भी कैप ही एक्टिवेटर है, कोई अलग नहीं एक्टिवेटर है ना। हाई ग्लूकोज होगा, साइक्लिक एमपी कंसंट्रेशन लो होगा, कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, वीक ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अब आप सोचोगे कि ये तो टॉपिक फर्जी है, लेकिन हमें देना था नोट्स, फर्जी लग रहा है टॉपिक, है ना, टॉपिक फर्जी लग रहा है कि नोट्स देना है, बताना है कि भाई ये भी है आपके कोर्स में, है ना, ये भी है कोर्स में। बस ये है कि आपको इतना दिल पे नहीं लेना है, 1 पेज और ये 1.5 पेज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक तरह का कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल है। लो ग्लूकोज होगी, साइक्लिक एमपी बनेगी, साइक्लिक एमपी कैप को जाकर के एक्टिवेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाली टेबल आपको खुद से देखनी है, अब ये वाली टेबल आपको खुद से देखनी है। यहां तक के सबको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, आ गया। लास्ट टॉपिक बचा हुआ, छोटा सा, छोटा सा क्या टॉपिक बचा हुआ है, बहुत छोटो सा टॉपिक बचा है, छोटो सा टॉपिक, ठीक है। बाकी और जो बड़ो सा टॉपिक है वो और खत्म होते रहेंगे धीरे धीरे, विश्वास बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ग्लूकोज इफेक्ट, देखा गया, बोला जा क्या जा रहा है कि अभी पढ़ा दिया इसको, डाइऑक्सिक ग्रोथ, एक टर्म आता है डाइऑक्सिक, डाइऑक्सिक का मतलब होता है डबल ग्रोथ या डबल ग्रोथ, डबल ग्रोथ, डबल ग्रोथ कर्व एक हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को बोला जा रहा है यहाँ पर कैटाबोलाइट रिप्रेशन होगा। कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन इज अ फिनोमेना in which presence of the glucose inhibits the expression of the gene required for the metabolism of other gene, है ना, मतलब ग्लूकोज आकर के in which the presence of the glucose, जहाँ पे ग्लूकोज जो है इनिबिट कर दे रहा है अदर जीन के एक्सप्रेशन को, ग्लूकोज की प्रेजेंस के कारण लैक्टोज के जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन, है ना। बिकॉज ग्लूकोज इज द प्रिफर्ड कार्बन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स ऑफ ई कोलाई, इट इज यूटिलाइज बिफोर अदर सुगर सच एज लैक्टोज, पहले इसका यूज करो, पहले इसका यूज करो फिर अदर का यूज करो। दस द एबिलिटी ऑफ द ग्लूकोज टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोज इफेक्ट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट कहते हैं या कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहते हैं। कोई पूछे सर ग्लूकोज इफेक्ट क्या है, तो बोल दो ग्लूकोज इफेक्ट क्या है कि ग्लूकोज अपनी उपस्थिति में अन्य कैटाबोलाइट के यूज को रोके रहता है, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट, है ना। जब तक के घर में जीजा है, जब तक घर में ग्लूकोज जीजा है भैया, घर के जीजा जी जब तक घर में बैठे हुए, कोई सुन ही नहीं जा रही, दिव्यांशु तो खाली पानी भर रहे हैं, है ना, इनका घर में कोई रोल ही नहीं है। आस्था जी समझो भाई, आपकी कोई इज्जत ही नहीं अगर घर में जीजा आ गए हैं, ना जीजा आ गए ना पापा की कोई सुन रहा है, इसे पापा से सब डर रहे थे, ना पापा की कोई सुन रहा, ना भैया सुन रहा, ना दीदी सुन रहा, ना आपकी सुन रहा, सिर्फ चारों तरफ जीजा जीजा नाच रहे हैं। बोलो बात समझा रहे, ग्लूकोज जीजा है, वो दूसरे के एक्सप्रेशन को पूरा रोक दिए हुए हैं, जैसे जीजा गए तब जाकर के लोग सांस में सांस लिए हैं, तब आपको लगा कि आपका भी कोई अस्तित्व है, आपका भी दुनिया में कोई रोल है। समझ पा रहे हो ए भैयो, सप्तऋषि हैं कि नहीं है, सप्तऋषि के यहाँ जीजा वीजा होते हैं कि नहीं होते हैं, नाम जीजा रखा जाता है कुछ और, सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि जीजा पता होता है क्या होता है आपको, जीजा पता है क्या होता है, अरे बोलो, सप्तऋषि सो गए। जो सिस्टर का हस्बैंड होता है उसको जीजा बोलते हैं, वहां पे पता नहीं बंगाल में क्या बोलते हैं, हमें नहीं पता। बंगाल के बहुत बच्चे हैं, अनुष्का जी हैं क्या, अनुष्का बताओ जीजा,
अनुष्का भी तो मैंने, हाँ अनुष्का जी, जीजा बताओ होता क्या होता है आपको? सिस्टर के हस्बैंड को जीजा बोलते हैं अनुष्का जी, ये बात आपको पता है कि नहीं? अनुष्का जमाई बोलते हैं, जमाई हमारे यहाँ वो बोलते हैं जो जम ही जाता है घर में आके, समझ रहे हो? जमाई का मतलब है ज्यादा दिन रुकने वाला जीजा। अगर ज्यादा दिन रुक गया तो वो जमाई है। जमाई जैसे ज्यादा दिन रुक जाता है तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। ठीक है, तो जमाई हमारे नहीं बोलते, हमारे बोलते हैं जीजा। ठीक है, तो ओवरऑल सिस्टर के हस्बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जीजा बोलते हैं। वो ग्लूकोज जीजा जी हैं एक तरह के। और कैसे याद करा है जय भाई? ठीक है, तो लैक ओपरॉन एक्सप्रेशन इज स्ट्रांगली रिप्रेस्ड इवन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट। इवन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, maximum expression is of the lac operon occurs when lactose is present and glucose is absent। अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पर एक कर्व आया, इस कर्व में सारा ये डायोक्सिक ग्रोथ है, इसी का कर्व है। ये दो तरह का कर्व देखने को मिला, ये कर्व चल रहा है। हमने ग्लूकोज दिया, थोड़ा छोटा कर देते, हमने ग्लूकोज दिया, ठीक है, हम लोगों ने ग्लूकोज दिया है, ठीक है, ग्लूकोज दिया तो झूम कर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दिया था, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दिया। तो शुरू में इसने ग्लूकोज यूज किया, बढ़िया यूज कर रहा था, यूज कर रहा था, यूज कर रहा था, यूज कर रहा था। इस पॉइंट पे आते आते ग्लूकोज कम हो गया, खत्म हो गया। तो थोड़ी देर कर्व सीधा चला है समय के साथ साथ, और इसके बाद फिर ऊपर भागा। मुद्दा क्वेश्चन पता कहाँ पे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लैग फेज आया, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट लैग फेज आया, वो क्यों आया? तो एक्चुअली में होता क्या, शिफ्टिंग होती है। पहले ग्लूकोज को यूज कर रहा होता है, ग्लूकोज हो गया खत्म, ग्लूकोज हो गया खत्म या बहुत कम। तो अब होगा क्या, अब हमको लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म शुरू करनी। तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करने के लिए कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि सोनपरी आएगी और तुरंत लैक्टोज मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी, नहीं। सोनपरी आगे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म नहीं शुरू करेगी। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को शुरू कराने के लिए पहले ट्रांसक्रिप्शन कराओ, फिर ट्रांसलेशन कराओ, फिर उसके एंजाइम बनाओ, और इसके बाद लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कराओ। तो ये जो छोटा पीरियड आया, ये छोटा सा जो पीरियड आता है वो इसीलिए आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलता है कि दो तरह की मेटाबॉलिज्म चल रही है और बीच में एक गैप हो रहा है। इस गैप वाले को, लैग वाले को, जो लैगिंग हो रही है, इस लैग वाले ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइऑक्सिक ग्रोथ। एक साथ दो तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक पहले ग्लूकोज और दूसरा लैक्टोज, और दोनों के यूज होने के बीच में क्या किया जा रहा है, दोनों के यूज करने के बीच में एक तरह की लैगिंग लाई जा रही है। क्या सबको वाला ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आसान है। अब मान लो कभी डायोक्सिक ग्रोथ एकदम से पूछ लिया था, मान लो हम ना पढ़ाए होते तो, और सोचो अगर ना पढ़ाए हो तो इतना आसान कंसेप्ट, इसको रटना भी नहीं, और ना पढ़ाए होते तो कितना मन में गुस्सा भी आती, दुखी भी होते, है ना। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग दम लगा के पढ़ते रहिए। कल से सेल बायोलॉजी वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 4-5 नए बच्चे शायद आएंगे, या जो भी नए आएंगे और जो भी आपके जानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको बता सकते हैं, कल से वो आ सकते हैं। जो फ्री डेमो करना चाह रहे 5 दिन, हम हो सकता है कि वो 5 दिन में पूरा कैंसर और एपोप्टोसिस पढ़ ले हमसे, फ्री पढ़ ले, फिर अपना जाए, अपना तैयारी करें, तैयारी करें, एग्जाम दे ले जुलाई वाला एग्जाम दे करके, उसके बाद अगर उनको लगे तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं दिव्यांशु जी। लेकिन वही लोग आए जो 2.5 घंटा बैठ पाए, 2 घंटा 2.5 घंटा नॉन स्टॉप सुन पाए हमको, ठीक है, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।